नमस्कार दोस्तों, मैं राम निवास और आप सभी का मैथ्स में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले आरपीएससी सब इंस्पेक्टर एग्जाम के पेपर में मैथ्स पार्ट से आने वाले क्वेश्चंस, और वो क्वेश्चंस जो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्जाम में एज इट इज इसी पैटर्न पर, या यूं कह सकते हैं एज इट इज ऐसे ही सवाल जो आने वाले हैं उन सवाल के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों के पास में बहुत कम टाइम था और इतने कम टाइम में एंटायर सिलेबस को कंप्लीट करना बहुत मुश्किल काम होता है। फिर भी आप लोगों ने अच्छे से बखूबी तरीके से इसको कंप्लीट किया है। फिर भी आप लोगों के लिए जो मैथ सब्जेक्ट जो मैक्सिमम लोगों ने स्किप कर रखा है, रीजनिंग सब्जेक्ट जो स्किप कर रखा है, उन लोगों के लिए मैं एक डेढ़ घंटे का मैंने वीडियो बनाए, उसमें सारे क्वेश्चन है पूरे सिलेबस के। और मैं यकीन दिलाता हूँ आपको कि इसी में से एज इट इज इसी पैटर्न पर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आप पहले वीडियो देखना अच्छे से, घंटे डेढ़ घंटे का, कोई ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। सेम एज इट इज ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और इसी बेसिस आपको वैसा ही आपका माइंड सेट करके आपको जाना है। और उसके बाद में आपको अगर अच्छा लगे तो मैक्सिमम दोस्तों को शेयर करना ताकि उन लोगों को भी इसका फायदा मिल सके। राइट, चलते हैं आगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं, वीडियो स्टार्ट करने से ठीक पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि फ्यूचर सीरीज इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन पर पटवार का कोर्स ऑलरेडी लॉन्च है, जिसके प्राइस अभी 259 है। और इस सिलेबस को वहाँ पर प्ले स्टोर से जाके आप फ्यूचर सीरीज इंस्टीट्यूट वहाँ से आपको डाउनलोड करना है और उसके बाद में आप स्टोर में जाओगे, स्टोर में जाके अपना कोर्स परचेज कर सकते हो। अगर कोई भी भाई बहन आपका अगर प्रिपरेशन कर रहा है पटवार की, तो स्पेशल गणित का कोर्स है और 259 में मात्र अवेलेबल है, ओनली कुछ दिनों के लिए। और कोई भी अगर आपको समस्या या जानकारी है तो दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। इस कोर्सेज में रिकॉर्डेड वीडियो भी है, टॉपिक वाइज टेस्ट भी है, क्लास के पीडीएफ भी है, टॉपिक प्रैक्टिस सीट भी है। आपको डाउनलोड करना है फ्यूचर सीरीज इंस्टीट्यूट ऐप। राइट, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो दिए गए किसी भी नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके वहाँ से आप पूछ सकते हो। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि अगर आप जैसे ही एसआई के एग्ज़ाम से फ्री हो जाओ तो आरएस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो, क्योंकि सिलेबस सेम वैसा ही है, लेकिन इसके अंदर 13% मैथ और रीजनिंग का वेटेज है। आरएस में वेटेज थोड़ा ज़्यादा है, तो वहाँ पर और मैथ्स और रीजनिंग का कोर्स अपना लॉन्च होगा वही फ्यूचर सीरीज इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन पर 17 सितंबर से आप लोगों के लिए अवेलेबल हो जाएगा। तो बिना चूक किए और जल्दी से इसको आपको खरीद लेना है और रेगुलर अपनी प्रिपरेशन करनी है। कोई भी दिक्कत आए तो गिवन नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आप टेलीग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं, है ना। जो आपकी इच्छा हो उसके अकॉर्डिंग अगर आपको प्रॉब्लम है तो नो डाउट आप वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या दिया गया है, खाद्य तेलों में, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मुझे तो इस बार के रिगार्डिंग बहुत अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। मुझे लग रहा है कि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। खाद्य तेलों में 25% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी को अपनी तेल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, इस मद पर खर्च न बढ़े। अब देखिए इसमें एग्जाम में देखिए मैंने जो इंपॉर्टेंट पार्ट है सिर्फ क्वेश्चन है वही लिए हैं, है ना। फालतू क्वेश्चंस मैंने नहीं उठाए और मैं उन्हीं क्वेश्चंस के कंसेप्ट आपको बताऊंगा जो एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट है। इस मद पर खर्च न बढ़े। अब खर्च न बढ़े इस चीज का मतलब क्या होगा भाई, खर्च न बढ़े या आप कह सकते हो अपरिवर्तित रहे, या आप क्या कह सकते हो अपरिवर्तित रहे, या आप कह सकते हो पूर्ववत रहे, है ना। मतलब पहले जितना ही रहे, पूर्ववत रहे, या कह सकते हो पहले जितना ही रहे, रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स अनचेंज्ड। तो इस टाइप की अगर टर्म वो यूज करता है तो इसका मतलब सवाल जरूर इसी कंसेप्ट से पूछा गया है। ध्यान में रखना, ये आपके तीन में से कोई एक चीज वहां पर दी हुई होगी। चौथा ये पूछ सकता है पहले जितना ही रहे, है ना। तो अगर ये चार में से कुछ भी अगर ऐसा मिल जाए सवाल के अंदर तो फटाक से दिमाग कहां लेके आना है, इसी कंसेप्ट पर। ओके, अब देखिए एक्चुअल में यहां पर हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि एक्चुअल में जो खर्चा होता है ना वो किसके बराबर होता है। आप कहोगे सर खर्चा आपका बराबर होता है कीमत इंटू खपत के, कीमत इंटू खपत के। क्लियर है, ये तो कीमत इंटू खपत के बराबर होगा, है ना। अब खपत आप समझ रहे हो, जैसे हम 10 किलो चीनी लगाएं, 20 किलो चीनी लगाएं, अगर महीने में अगर मान लो इतनी हमारी चीनी खर्च हो रही है, इट मीन्स वो हमारी क्या होगी, कंजप्शन यानी खपत। ओके, कीमत रुपए में, है ना, कि भाई किलो के कितना खर्च करते हो, वो सारी चीजें आपकी किलो की जो रेट है ना वो आपकी कीमत हो जाएगी। जैसे मान लो 20 रुपए किलो अगर पहले चीनी आती थी, मैं 5 किलो लेके आता, है ना, खपत क्या है, क्वांटिटी, ये आपकी क्या होगी, मात्रा होती है। राइट, तो 5 किलो लेके आता था, मेरा खर्चा कितना था, 100 रुपये खर्चा था। क्लियर है, 100 रुपये खर्चा था। ठीक है,
अब क्या हुआ कि कीमत तो बढ़ गई 20 रुपए, दुकानदार ने कह दिया भाई साहब बात ऐसी है, इस बार तो मैं 25 रुपए दूंगा, हमारे तो पार ही नहीं पड़ रही। अब घर वालों ने कहा है बेटा देखो बात ऐसी है, आपको रुपए कितने मिलेंगे, 100 ही। मतलब क्या, पहले जितना ही रहे, खर्चा क्या है आपका, पहले जितना ही रहे, खर्चे में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। घर वालों ने साफ साफ शब्दों में मना कर दिया कि खर्चे के अंदर कोई चेंज नहीं होना चाहिए। इसका मतलब 100 पहले लगाते थे तो 100 आप अब लगा सकते हो। कीमत 20 से 25 हो गई। अब आपके पास में सिर्फ और सिर्फ एक जरिया बचता है, वो बचती है खपत। किससे गुणा करूं ताकि 25 इंटू 4 100 हो जाए, तो इसका मतलब 4 से गुणा करूं। अब यहां पर चीज देखिए, जो मैं बताना चाहता था वो चीज आपको नोट करनी है। कीमत, यहां पर कीमत में क्या हुआ है, देखो यहां पर कीमत देखो 20 से 25 हो गई, 20 से 25 होगी, बढ़ी है। यहां पर 5 से 4 होगी, खपत घटी है। तो जब कोई चीज अगर उतनी रखनी होती है, खर्चा उतना ही रखना है, तो एक चीज अगर बढ़ेगी तो दूसरी उसमें घटेगी। समझ रहे हो, एक बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी, एक घटेगी तो दूसरी बढ़ेगी। सिंपल सी बात है यार, इसको एकदम गांठ बांध लो इस बात में। कब, जब वो चीज आपकी, मेन चीज आपकी क्या रहे, कांस्टेंट रहे, रिमेंस कांस्टेंट, रिमेंस अनचेंज्ड, पहले जितनी रहे। अगर ऐसा कुछ है तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये तो था इसका मेन कंसेप्ट। ये बताने का मकसद क्या था कि खाद्य तेलों में 25% की वृद्धि होने पर, तो देखिए किसमें 25% की वृद्धि, कीमत में, खाद्य तेलों की कीमत में 25% की वृद्धि होने पर, तो हमारे दिमाग में फटाक से जाना चाहिए, अच्छा कीमत बढ़ी है। जो ही हमने पढ़ा घृणी अपनी तेल खपत में कितने प्रतिशत, यहां तो लिख दिया कमी करें, अगर यहां लिख देता कितने प्रतिशत का परिवर्तन करें, तो इस पर कितना, इस मद पर खर्च न बढ़े, न बढ़े या परिवर्तित रहे। ऐसा दिमाग में जो ही पढ़ते हमारे दिमाग में से एक बात आ जानी चाहिए कि अच्छा बढ़ा है और अपरिवर्तित रहना, इसका मतलब एक चीज को हमें कम करना होगा, तो कमी वाला हमारा आंसर होगा। अगर यहां कमी दी होती तो वृद्धि वाला हमारा आंसर होता। ये दिमाग में आपके आना चाहिए। क्लियर है। अब इसको करोगे कैसे, आपको सर पहले 100 था, अब 100 से बढ़कर 125 हो गया, है ना, 25% बढ़ा है ना, 100 का 25% 25 ही होता है, 125 हो गया। अब क्या करें, अब कह रहा है, ये कह रहा है मद पर खर्च नहीं बढ़े। मद मतलब वो जो मेन जो आपका जो मेन जो चीज थी, कंपोनेंट था, उस पर जो खर्च नहीं बढ़े। इसका मतलब ये हुआ कि जब 100 से 125 हो गया तो मुझे वापस 100 ही करना होगा। गलती होगी ना अपने से, 100 से 125 हो गया, अब क्या करें बताओ, अब वापस 100 करना होगा। 100 करना होगा तो कितना कम करना होगा, 25 कम करना होगा। तो हम क्या कर देंगे, 25 कम करना होगा, 25 कम करना होगा। तो कमी किस पर होती है, कमी हमेशा बढ़ी हुई चीज पर होती है। कमी किस पर होती है, बढ़ी हुई चीज पर। वृद्धि किस पर होती है, कम हुई चीज पर। तो ये चीज, इससे आपको कंसेप्ट काफी क्लियर हो जाएंगे। तो परसेंटेज कमी, आपको सर 25 की कमी होगी, अब होती किस पर है, तो किया तो 125 से कम है ना, तो बट्टे में क्या आ जाएगा 125, और इनटू क्या कर देंगे 100। कमी हमेशा बड़ी चीज से होती है, वृद्धि हमेशा छोटी चीज से होती है। तो हमें इसको काट पीट लें तो हमारे पास में देखिए ये 5 से कट जाएगा और ये कट के कितना आ गया 20, तो हमारे पास में 20% की कमी। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर है। अब मान लो अगर 10% की कमी हो जाती तो, समझ रहे हो, 10% की अगर कमी हो जाती तो आप क्या कहते भाई, 10% की कमी हो गई, 10% की कमी अगर हो गई तो ये कितना हो जाता 90। अब क्वेश्चन क्या बनता, किसी वस्तु की कीमत में 10% की कमी हो गई तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें ताकि खर्च उतना ही रहे। अब आपको सर इसमें वृद्धि क्यों करें, तो आप खुद सोच के देखो यार, अकल का यूज करके देखो। जब एक कम हो रहा है तो दूसरे में आप कमी करोगे, तो फिर बाद में अपरिवर्तित कैसे रहेगा, तो दूसरे को तो बढ़ाना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब इसमें वापस इसको 90 को 100 करना होगा। अब ये 10 बढ़ाना पड़ेगा, 90 का 100 कैसे होगा, ऐसे नहीं करना है सर, ये चलो यहाँ एक कर देते हैं, एक 0 कर देते हैं 100 हो गया, ऐसे नहीं करना है, इतना भी दिमाग नहीं लगाना है। तो वृद्धि हमेशा किस पर होती है, कम हुई चीज पर। तो परसेंटेज वृद्धि कितनी आ जाएगी, आप कहोगे सर 10 की किस पर करेंगे, 90 पर इंटू 100। इसका मतलब ये हमारा आ गया 11 सही 1/9%, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अब देखिए कुछ फॉर्मूला प्रिय लोग हैं, तो परसेंटेज कमी जब भी निकालनी होती है तो परसेंटेज वृद्धि ध्यान में रखना, ठीक है। और बट्टे में क्या आ जाएगा, 100 वृद्धि की बात है तो प्लस परसेंटेज वृद्धि और इनटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे। क्लियर है। मैंने क्या कहा था, कमी पूछेगा तो वृद्धि दी हुई होगी, और वृद्धि जब भी होती है तो वृद्धि के साथ में साइन किसका होता है, प्लस का आएगा।
और अगर आपको वृद्धि पूछ ले इसका मतलब कमी दी हुई होगी, है ना। और कमी जब होगी तो साइन किसका आएगा, चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आ जाएगा। और इनटू 100 क्यों करते हैं, क्योंकि बात हम परसेंटेज में निकाल रहे हैं। किस में निकाल रहे हैं, परसेंटेज में। तो इस चीज को ध्यान में रखना मेरे भाई, है ना। तो कर लोगे आप, तो ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। नोट करना, यहाँ परीक्षार्थी एक है, पहला यहाँ पर एक छोरा है, वो 30% अंक प्राप्त करता है और 5 अंकों से फेल हो जाता है। क्लियर है। अच्छा, ध्यान में रखना, अनुत्तीर्ण हो रहा है। एक अन्य विद्यार्थी मतलब एक और है, तो यहाँ पर छोरे कितने हो गए, 2। और दूसरा छोरा क्या करता है, 40% अंक प्राप्त करके आवश्यक न्यूनतम अंक, मैं इस पर आऊंगा अभी, है ना, से 10 अंक अधिक प्राप्त करता है, मतलब ये पास हो रहा है। तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक, उत्तीर्ण होने के लिए जरूरी अंक, उत्तीर्णांक, ये वर्ड हो सकते हैं। अब ये होता क्या है, देखिए एक मैं लाइन खींचता हूं। कोई भी स्टूडेंट होता है, उसकी एक तमन्ना होती है कि मैं कैसे भी करके, चाहे कुछ भी कर लो, जागरण दिलवा लो, भगवान स्वामणी कर देंगे, लेकिन मैं पास हो जाऊं। तो यहाँ पर पासिंग मार्क्स की एक लाइन होती है ना। इस लाइन पर आते आते वो बंदा क्या हो जाता है, पास हो जाता है। वो पहले रह गया तो फेल हो गया, है ना, यहाँ पर उसका सिस्टम फेल हो जाएगा और यहाँ वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। समझ रहे हो, इस लाइन से आगे अब शुरुआत 0% से होती है, बात चलते चलते 100% पर आ जाती है। 100% का मतलब पूरे में से पूरे, तो 100% 100% तो पूर्णांक होता है। पूर्णांक का मतलब आपका क्या होता है, कुल अंक होते हैं, है ना, कुल अंक होते हैं। क्लियर है, टोटल मार्क्स, ठीक है। अब देखिए हुआ क्या, एक विद्यार्थी जो 30% अंक प्राप्त करता है, ये लो 30% भाई। अब मैंने यहां क्यों लाइन बनाई, यहां भी तो बना सकता था, है ना, क्योंकि 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। अनुत्तीर्ण मतलब फेल वाले क्राइटेरिया में पहले ही रह गया वो, तो मैं यहां देखूंगा ये 5 अंक है। कितने अंक है, 5। परसेंट कितना लाया, 30%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने देखा कि वो विद्यार्थी, जो दूसरा विद्यार्थी, वो आवश्यक न्यूनतम अंक, आवश्यक न्यूनतम अंक का मतलब क्या होता है, जरूरी अंक, वो अंक जिस पर पास हो जाए, उत्तीर्णांक, उत्तीर्णांक से, ठीक है, 10 अंक अधिक प्राप्त करता है ना, मिनिमम पासिंग मार्क्स, मिनिमम रिक्वायर्ड मार्क्स, है ना। तो उनकी बात करें तो 10 अंक अधिक लाता है, मतलब इससे भी ज्यादा ले आता है। और इससे भी ज्यादा कितना लाता है, 10 अंक लाता है। क्लियर है। और इसका परसेंट कितने आते हैं, 40%, है ना, 40% लाता है, तो इससे लाइन से 10 अंक ज्यादा ले आता है। अब एक बात बताओ, तुलना हम इससे कर रहे हैं, इस लाइन से कर रहे हैं ना, तो ये दोनों आपस में मिलेंगे, भाई तुम्हारे परसेंटेज में क्या कुछ रहा, तो ये कह रहा है कि भाई ज्यादा कुछ नहीं है, मेरा तो 10% कम है तुमसे। किसने कहा नहीं, नंबर में बताओ, परसेंट में तो मैं नहीं समझता। इसका मतलब सोचो, इससे 10 किलोमीटर ये इस साइड में, इससे 10 किलोमीटर ये इस साइड में, मैं कौन बताओ दोनों में अंतर। अब इनमें अंतर नहीं पूछा है भाइयों, यहाँ पर ये नहीं पूछा मैंने ये कहा है ये 10 अंक है और ये साइड में 5 है, इससे 5 है गैप, ये 10 है। तो सोचो इनके बीच में गैप कितना होगा, इसके और इसके, दोनों लड़कों के बीच में गैप सोचो, तो इसके उसके बीच में गैप 5 और 10 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 15 अंक हो जाएगा। अब कुछ क्या है कि मूर्ख आदमी इनको घटा देते हैं आपस में, 10 - 5 कर देते हैं। ऐसे नहीं करना होता, ये वही लोग करते हैं जो रट्टाफिकेशन करते हैं, फॉर्मूले रटते हैं। ये सोचो बीकानेर है ना, और बीकानेर के एक साइड में गंगानगर है और एक साइड में आपका जोधपुर आ गया, है ना। मैं कहूँ कि ये जोधपुर ऐसा मान लो 200 किलोमीटर है, और जो ये गंगानगर है वो आपका, वो भी मान लो 200 किलोमीटर है ना। अब मैं ये कह दूं कि बताओ जोधपुर और गंगानगर के बीच में दूरी कितनी है। अब आपको हिसाब 200 - 200 जीरो हो गए। अरे अकल के दुश्मनों, आपको करना क्या है, ये हमारा रेफरेंस लाइन है, इससे 200 इधर, इससे 200 इधर, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके बीच में गैप कितना आ गया, 400 किलोमीटर का। तो यहां पर अंतर का मतलब इनका अंतर नहीं होता है, स्थानों का अंतर होता है ना। स्थानों का अंतर मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल गिवन डिस्टेंस। ओके, तो इस तरीके से हमें ध्यान में रखना है। तो यहां पर मैंने देखा 10% का मतलब 15 अंक हो गया, तो 1% का मतलब कितना हो जाएगा भाई, 15/10 हो जाएगा। कितना आ गया, 1.5 अंक आ गया। कितना आ गया, 1.5 अंक। ये 1% की वैल्यू है, ठीक है। अब अगर आपसे पूछ ले पूर्णांक बताओ, पूर्णांक, तो पूर्णांक तो 100% होता है, तो आपको सर 100% की वैल्यू बतानी पड़ेगी। तो 1% का मान जब 1.5 है, तो 100% का मान कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा, 150 अंक। क्लियर है।
अब अगर आपसे उत्तीर्णांक पूछ ले, उत्तीर्णांक मतलब जिस पर क्या हो जाए, बंदा पास हो जाए। अब उत्तीर्णांक के लिए क्या करेंगे, तो आप यहां पर देखो, उत्तीर्णांक के लिए आपको क्या करना है। हमने यहां पर देखा कि अगर हम बात उत्तीर्णांक की कर रहे हैं तो उत्तीर्णांक तो भाई ये है, ये वाली लाइन। अब इस पर कैसे आए कि या तो हम इसके नंबर निकाल लें। अब आपसे दोनों के भी पूछ सकता है वो कि बताओ दोनों के कितने अंक आए, तो दोनों के भाई पहले के जो अंक हैं वो निकाल लेते हैं और दूसरे के अंक निकाल लेते हैं, है ना। मैं पहले के निकाल लेता हूँ और दूसरे के निकाल लेता हूँ, पहले छात्र के अंक और दूसरे छात्र के प्राप्तांक दोनों की पूछ सकता है। तो पहले को तो 30% मिले थे, 1% का मान 1.5 है, तो 30% को ऐसे गुणा कर देंगे 1.5 से। क्लियर है। यहाँ पर हमारे पास में कितना हो जाएगा, देखिए ये हमारे पास में आ गया 45। अगर मैं पहले के अकॉर्डिंग करूँ, इसको मिले थे 40%, है ना। इसको मैं 1.5 डेढ़ से कर दूँ तो आप देख लो कितना आ जाएगा, तो आपको सर ये आ गए हमारे 60। ठीक है। अब ये तो प्राप्तांक है, ये जो दोनों आपको यहाँ पर जो दिख रहा है ना, ये दोनों इसके प्राप्तांक है, लेकिन मुझे तो क्या चाहिए, उत्तीर्णांक चाहिए, है ना। मैं देखो सारी चीजें बता रहा हूँ कि एक क्वेश्चन के अंदर आपको क्या क्या फाइंड करना आपको मिल सकता है। ठीक है। अब उत्तीर्णांक की बात कर रहे थे तो सोचो 45 तो उसके आ रहे थे, है ना, और फिर भी वो बंदा क्या हो रहा था, क्वेश्चन देख लो आप पीछे कि यहाँ पर जब उसके 45 आ रहे हैं और फिर भी वो 5 अंकों से फेल हो रहा है, ये 45 वाली लाइन है, 5 अंक से फेल, 5 और आ जाते तो बेचारा पास हो जाता। यहाँ उसके 60 आ रहे थे, 10 अगर कम हो जाते तो, है ना, 10 अगर कम हो जाते तो पास हो जाता। इसका मतलब चाहे पहले से आप करो चाहे आप दूसरे से करो, जैसी आपकी मर्जी, आप इसके अंदर 5 जोड़ दो, इसका मतलब उत्तीर्णांक कितने 50, और इसके अंदर आप 60 में से जब ये निकालो तो चाहे 60 में से 10 घटा दो तो भी कितने आ जाएंगे 50, चाहे आप पहले से करो चाहे दूसरे से करो, आपका आंसर कितना आना है 50। ओके, तो मैंने यहाँ पर कई चीजें बता दी है, पूर्णांक बता दिया है, प्राप्तांक निकालना बता दिया और उत्तीर्णांक निकालना बता दिया। क्लियर है, आगे चलते हैं। एक विद्यालय में 72% कर्मचारी चाय पीते हैं, 44% कॉफी पीते हैं। यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय या कॉफी अवश्य पीता हो, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे मुंह फुला के बैठा कि नहीं साहब मैं तो कुछ नहीं पीता, सारे पीने वाले हैं, और 40 कर्मचारी चाय तथा कॉफी दोनों पीते हैं, तो बोथ वाली कंडीशन है। तो ये हमेशा जो होता है आपका वेन डायग्राम से होगा, है ना, ध्यान में रखना, ये हमेशा किससे करते हैं, अपने वेन डायग्राम से, थोड़ा इजी रहता है इससे, है ना। ये देखिए, एक तो ये तो लोग हैं जो चाय पीने वाले, ये जो लोग हैं जो कॉफी पीने वाले, है ना, इसको मैं ऐसे बना लेता हूं। ठीक है, ये आपके क्या है, कॉफी पीने वाले। ठीक है, जो चाय पीने वाले कर्मचारी वो 72% है, 72%। ये कर्मचारी कितने, 44% है। अब सोचो सारे पीने वाले हैं, अब ये 72%, 44%, परसेंट का मतलब 100 होता है ना, तो इसका मतलब ये 100 ही होने चाहिए था ना परसेंट, तो 100 में से 72, तो फिर 100 में से तो कितने बचे, 28 ही बचे, लेकिन ये तो 44 हो रहे हैं। आपको क्या करना है, इनको जोड़ लेना है, 72 और 44 जोड़े, जोड़े कितने हो गए भाई 116, कितने हो गए 116।
ठीक है। अब 116% हो गया। अरे भाई लोग तो 100% होते हैं, लोग कितने होते हैं 100%। इसका मतलब ये 16 क्या आ रहा है एक्स्ट्रा, जिसके कारण गड़बड़ हो रही, गड़बड़ किसके कारण हो रही है 16% के कारण हो रही है। ये वही लोग हैं, कौन से लोग, ये वही लोग हैं कि हम शादी में अगर बंदे बुलाएं 100, हमने चाय वाले को बिठाया और कॉफी वाले को बिठा दिया, है ना। हमने कहा देखो भाई चाय वाले को कहा देख हमारी शादी में जो लोग आएंगे ना वो 70% तो चाय पीने वाले हैं, ठीक है, 70 लोग चाय पियेंगे बाकी कॉफी पियेंगे। तो उसने कहा ठीक है भाई साहब, मतलब 70 चाय वाले को हमने 60 बोल दिया, चलो 60 लोग चाय पियेंगे बाकी लोग 40 लोग कॉफी पियेंगे, तो कुल मिला के 100 कप हमारे यहाँ पर लगना है, ठीक है। तो उसने कहा ठीक है 100 कप हम आपको भिजवा देंगे। अब जब हम हिसाब करने बैठे तो हमारा माथा ठनक गया। पता है क्या हुआ, जब हम हिसाब करने बैठे तो वहां पर चाय वाले ने कहा कि भाई साहब बात है ऐसी कि आप मुझे चुका दो 70 कप के। हमने कहा ठीक है, उसको पैसे दे दिए। अब कॉफी वाले के पास गए, अब सोचा 30 ही लेगा, कॉफी वाले को 30 दिए। उसने कहा भाई साहब कर क्या रहे हो आप, मैं तो 60 लूंगा, मैं 60 मतलब 60 जनों के पैसे लूंगा मैं आपसे, है ना, तो मुझे तो 20 रुपए के हिसाब से 1200 रुपए दे दो। अब हमने सोचा कि भाई बंदे तो बुलाए थे हमने 100, 70 कप उसको दे दिए, 60 कप इसको दे दिए, तो इसका मतलब कुल मिला के ये तो 130 जनों का हो गया ना। ये बंदे तो 100 ही बुलाए थे, 100 के अलावा तो हमने किसी को एंट्री नहीं होने दिया था, घर के लोग भी नहीं थे, अकेला मैं था, मैंने तो कुछ पिया ही नहीं, है ना। तब पता चला कि 30 में से जब 130 में से 100 गए तो 30 लोग बचे हैं। ये गड़बड़ इन 30 लोगों के कारण हुई है। ये वो कौन से लोग हैं, ये वही लोग हैं, आपको पता होगा, आपके आसपास में भी होंगे, कहीं भी होंगे, हो सकता है आप में से कोई हो। ये वही लोग हैं, ना तो इन्होंने चाय छोड़ी ना इन्होंने कॉफी छोड़ी, ये दोनों वाले लोग हैं। ये कौन से लोग हैं, बोथ वाले। इनको इनके अंदर भी गिन लिया गया और इन्होंने कॉफी वाले के अंदर भी ये आ गए, है ना। तो इन्होंने दोनों जगह यहाँ पर चाय भी पी है और कॉफी भी पी है। तो यहाँ पर ये वो लोग हैं जिनके कारण गड़बड़ होती है ना, वो दोनों का मान होता है, यानी उसका हम बोल देते हैं सी का मान होता है वो, ठीक है। अब हम इसको बोल देंगे ए कैटेगरी, इसको बोल देंगे बी कैटेगरी, इसको बोल देंगे सी कैटेगरी। ये कौन सी कैटेगरी है, बोथ वाली कैटेगरी है। तो हमने कहा देखो ये 16%, तो गड़बड़ तो 16% के कारण हो रही है। गड़बड़ किसके कारण हो रही है, 16% के कारण। अब चाय पीने वाले, तो पूरा गोला चाय पीने वालों का है, सिर्फ चाय पीने वाले। सिर्फ का मतलब होता है जो चाय पीते हैं, कॉफी को टच भी नहीं करते, वो तो यहां से यहां वाला। तो सोचो 72% चाय पीने वाले। अब एक चीज ध्यान, आपको सर चाय पीने और सिर्फ चाय पीने में क्या फर्क होता है, बिल्कुल फर्क होता है ना। तो चाय का मतलब क्या है कि आप किसी को पूछोगे क्या पीते हो, चाय पी लेंगे। तो इसका मतलब चाय ना हो तो कॉफी पी लेंगे, ऐसे भी होते हैं ना। अब सोचो आप किसी को पूछो क्या पियोगे, आगे वाला केस मैं तो सिर्फ चाय पीता हूँ। अब क्या पूछोगे बताओ, अब चाय नहीं है तो चाय तो बनानी पड़ेगी, आप कहीं से भी लेके आओ, है ना। तो सिर्फ का मतलब होता है अदर चीजों के लिए रेस्ट्रिक्शन, अदर चीजों के लिए मनाई। तो ये वो लोग हैं। इसका मतलब ये बेहतर चाय पीने वाले 16 इसमें से घटा दो भाई साहब, 16 आप इसमें से घटा दोगे तो आपके पास में 56% लोग बच जाएंगे। 56% वो है जो सिर्फ चाय पीते हैं, ठीक है। अच्छा सिर्फ कॉफी वाले 44 में 16 घटा दो। अब 44 में से 16 घटाने पड़ेंगे तो आपके पास में 28% बचेंगे। ये 28% ओनली कॉफी वाले लोग हैं, ओनली कॉफी वाले लोग हैं, राइट। ये कौन से लोग हैं, ओनली टी वाले लोग हैं। तो कैटेगरी हमारे पास में कई आ गए, हमसे कुछ भी पूछे ना हम बता सकते हैं। आपसे चाय पीने वाले 72%, कॉफी पीने वाले 44%, दोनों पीने वाले 16%, सिर्फ चाय पीने वाले तो हम 72 में से 16 घटा दें भाई, ये वाली लाइन है ना, तो कितना आ गया। क्योंकि ये देखो आपको सर 16 क्यों घटा रहे, 16 वो है जो देखो इस ए में भी आ रहा है और ये 16 बी में भी आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये इसको इसमें से घटा दूं 72 में से 56% सिर्फ चाय, अब ये 16 इसमें आ गए, तो हमें चाय वाले तो निकालने, तो वो 16% चाय में भी काउंट हो गए। इसका मतलब हमने 16 को घटा दिया तो 28% सिर्फ कॉफी वाले आ गए। आपको क्या करना है, चाय और कॉफी वाले जोड़ने और 100 में से घटा देना है ना, 100 को इसमें से घटा देना है। 16% जिन लोगों के कारण गड़बड़ हो रही ना, वो सी का मान होता है। वो किसका मान होता है, सी का। अब देखिए 40 कर्मचारी चाय तथा कॉफी दोनों पीते हैं। अब कर्मचारी परसेंट में कितना पीते हैं, तो आपको सर 16%, तो 16% का मान कितना है, 40 लोग। 1% का मान तो 40/16। अब इसने पूछा कुल कर्मचारी, तो कुल तो 100% ही होते हैं, तो 100% का मान कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर 40/16 और इंटू क्या कर देंगे हम, 100 कर देंगे। तो देखिए कुछ कट पिट रहा है तो काट पीट देते हैं इसको।
तो ये तो देखिए कट जाएगा आपका 4 से 4 बार, ये कट जाएगा 25 बार। ओके, और यहां से मैं 4 से इसको काट दूं तो ये कितना आ गया 10। तो मैंने यहां पर देखा मेरा आंसर कितना आ जाएगा 250। कितना आ जाएगा भाई 250। तो यहाँ पर 250 हमारा आंसर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन हमारा आंसर। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, ध्यान में रखना भाई। ओके, आगे चलते हैं। एक परीक्षा में आप 900 लड़के और 1100 लड़कियां बैठी है, तो मैं बॉयज और गर्ल्स। अब ये कई बार अनुपात दे देता है 9:11, ऐसे लड़के और लड़कियों अनुपात 9:11, तो भी आप ऐसे मान लेना 100 के मल्टीपल, क्योंकि आगे परसेंट में दिया ना, तो आप इसको 100 में मान लेना कि 900 1100 था, ईजी रहे। तो लड़के और लड़कियां कितनी है 900, और लड़कियां कितनी आपकी 1100, टोटल कितने हो गए 2000 लोग। ठीक, अब कह रहा है 40% लड़के तो पास हो गए, 50% लड़कियां पास हो गई, तो फेल वाले छात्र कितने प्रतिशत थे। हम सिर्फ और सिर्फ फेल की बात करेंगे अब फिर, है ना, जब फेल वाले निकालें तो फेल की बात करेंगे। क्या आज आपसे क्या पूछा गया है, फेल वाले। तो जब 40% लड़के पास हो गए, तो लड़के फिर फेल कितने हुए 60%। तो ये कितना आ जाएगा 60%, 900 का 60% 540। हमें तो जोड़ना है ना, परसेंट निकालना है। 50% लड़कियां उत्तीर्ण होगी, 50% का मतलब आधा होता है, तो पास भी कितनी हुई है 50%, तो इसका 50% 550 होता है। ओके, जोड़ दिया मैंने तो 1090 आ गया। अब 1090 फेल आ गए, 1090 फेल है, टोटल कितने हैं 2000, है ना। तो फेल का परसेंट निकालना है, तो फेल का मतलब जिसकी बात हो ऊपर लिखा जाएगा फेल, है ना। तो फेल कितने हुए भाई देख लो 1090, कितने में से आपको सर 2000 में से, इंटू कितना कर देंगे सर, इंटू 100 कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि हमें परसेंटेज फेल निकालने हैं। 0 से 0 उड़ा दो, ये उड़ा दो, हम इसको मैं आधा कर लेता हूं तो 54.5%। ओके, कितना आ जाएगा, हमारा फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 54.5%। ओके, ये हमारा फाइनल आंसर है। आगे देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार लगभग एग्जाम में इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। ओके, तो आप यहां पर क्या करोगे, किसी राशि पर 3 वर्षों का साधारण ब्याज 270 रुपए है और 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 210 रुपए है ना। तो इसके लिए मैं डायरेक्ट आपको एक ट्रिक बता देता हूं। हमेशा ध्यान में रखना, इस टाइप का कुछ भी अगर क्वेश्चन आ जाता है तो हमेशा ध्यान में रखोगे मेरी बात को कि 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज बोल रखा ना, हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज कितने वर्षों का देगा, आपको 2 वर्षों का ही देगा मैक्सिमम में। ठीक है, ये आपको चाहे 10 सालों का दे सकता है, 100 सालों का दे सकता है, 5 साल का दे सकता है। साधारण ब्याज हर साल समान रहता है, इसलिए साधारण ब्याज को कितना भी दे सकता है। चक्रवृद्धि ब्याज तो हर साल ब्याज पर ब्याज लगता है, तो बढ़ता जाता है, कुछ एक मतलब यूं कह सकते हैं कि एक सक्सेसिव फॉर्म में इंक्रीज होता रहता है ना। तो आपको करना क्या है, आपको इतना सा काम करना है कि 1 साल का साधारण ब्याज निकाल लो, 1 साल का साधारण ब्याज निकाल लो। आपने कहा सर 270/3 करते हैं, 1 साल का कितना आ गया 90 रुपए, 1 साल का साधारण ब्याज कितना है 90 रुपए। ये आपका 1 वर्ष का एसआई है। ओके, 1 वर्ष का एसआई है। क्यों है, कैसे है, देखो इसके लिए अपने पास में इतना टाइम नहीं है, बस इतना ध्यान रखो ये 1 वर्ष का एसआई है। क्लियर है। अब क्या करना है, जब 1 वर्ष का एसआई आपका 90 है ना, आपको 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे रखा है 210,
है ना। तो आप ये देखो तो 2 साल का SI, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है ना, तो 2 साल का SI और निकाल लो, तो 2 वर्ष का SI, तो 2 वर्ष का SI कितना आ गया सर, आप कहोगे सर 90 × 2 कर दो, बस बात खत्म, 180 रुपए। क्लियर है। तो आपको पता है 180 रुपए, अब अंतर कितना आ गया, आप देख लो चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 210 माइनस 180, 2 साल का घटा दो, अंतर कितना है 30। अब ये अंतर हमेशा किसकी वजह से आता है, ये पहले साल के साधारण ब्याज की वजह से ही आता है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप ये जो है वो इस 90 रुपए के कारण ही आएगा, तो आपको परसेंटेज रेट निकालने, तो जो अंतर आता है उसको 1 साल के साधारण ब्याज के ऊपर रख के बट्टे में 100 कर देना। तो हमने देखा हमारा आंसर 33.33% हमारा आंसर आ जाएगा। क्या करना है, बहुत ही सिंपल है, 1 साल का साधारण ब्याज निकाल लेना और इसको 2 साल का बनाओगे, तो 2 साल का बनाने पर जितना आएगा उसमें और 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज में जितना अंतर आता है उस अंतर को 1 साल के साधारण ब्याज के ऊपर रख के इंटू 100 कर देना, बस बात खत्म। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं, मैंने कहा 10 साल का, 10 वर्ष का SI, 10 वर्ष का SI, मैंने कहा 10 वर्ष का SI भाई ऐसा है 1500 रुपए है, कितने 1500 रुपए। ओके, और फिर मैंने कहा 2 वर्ष का CI, 2 वर्ष का CI मैंने आपको बोल दिया 360 रुपए है, 360 रुपए। अब मैंने आपको कहा कि बताओ क्या होगा, परसेंटेज रेट क्या होगी, तो आपने कहा सर 1 साल की अगर बात करें, 1 साल के अगर SI की बात करें तो हमारे पास में कितना निकल कर आ जाएगा, 150 रुपए भाई, 1500/10 कर देंगे, तो 2 साल का SI कितना हो जाएगा, 2 वर्ष का SI कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये तो हमारा हो गया 150 × 2 300 रुपए, अंतर कितना आ गया, आप कहोगे सर 60 का अंतर आ गया, तो रेट कितनी आ जाएगी कि ये 60 रुपए 1 साल के SI के ऊपर आएगा, इंटू क्या कर देना, 100 कर देना है, तो 2 बट्टे कितना आ गया आपका 3, और ये कितना आ गया 20, रेट हमारी कितनी आ गई 40%। बहुत ही आसान है, कोई रटना नहीं, कोई कुछ नहीं करना। फिर भी अगर आपको लगे कि भाई रटना तो पड़ेगा, तो हमेशा ध्यान में रख लेना अंतर बटे मूलधन, ये इसका फॉर्मूला होता है वैसे भी, और लेकिन आप फिर भी छोड़ो, इससे मत करो, अब आपके लिए वही ठीक रहेगा, है ना। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखो, फिर ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा काम। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए यहां आपको क्या दिए, 5000 रुपए के धन का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 72 रुपए है, तो दर प्रतिशत क्या होगी। ठीक है, अब यहां पर आपको दिया हुआ है कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आपको दिया है ना, और रेट आपसे पूछी गई है। ध्यान में रखना कितने साल की बात हो रही है, यहां पर 2 साल की बात हो रही है। क्लियर है, यहां पर कितने साल की बात है, 2 साल की। ध्यान में रखना एग्जाम में इसका क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ओके, इसके लिए आपको छोटा सा काम करना है, इसको याद कर लेना, अंतर बटे मूलधन बराबर दर बटे 100 का स्क्वायर। ओके, ये कब, जब 2 वर्ष का SI और CI का अंतर दिया हो। ठीक है, कितने साल की बात हो, 2 साल की, उसके लिए आपको ये चीज करनी है। ठीक है, अच्छी तरीके से ध्यान में रख लेना भाई, 2 साल का अगर होगा तो हमें उसके लिए क्या करना है, ये चीज आपको क्लियर रखनी है। अगर आ जाए आपका 3 साल का, तो 3 साल के लिए फॉर्मूला ये हो जाएगा, अंतर बटे मूलधन इक्वल्स टू दर बटे 100 का होल स्क्वायर, और 300 प्लस दर और बटे में 100। ये किसके लिए भाई, ये 3 साल के लिए है, ये क्या है आपका 3 वर्ष के लिए। अब मैं क्वेश्चन आपको सिर्फ 2 साल का ही करवाऊंगा, क्योंकि ये 90% इसी के चांसेस है आने के, और 10% कोई रेयर केस होता है तभी आपको पूछ लिया जाता है, तो हम इसके अकॉर्डिंग आप कर लो। अंतर कितना आपका 72 रुपए। ठीक है, अंतर कितना 72 रुपए, बटे में कितना आ जाएगा आपका 5000। ओके, और बराबर आपका कितना हो जाएगा, दर का स्क्वायर R स्क्वायर बटे क्या कर लो, आपको पता है ये कितना आ जाएगा, देखिए ये हमारे पास में कितना हो जाएगा आपका, 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10,000,
ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ पर मैं इसको आगे सोल्व करूँ तो 2 उस साइड में चला जाएगा तो कितना हो गया, आर स्क्वायर बराबर 144। तो आर का मान, तो इसका स्क्वायर रूट कर दो, वर्गमूल कर दो, तो कितना आ गया 12%। तो रेट हमारी कितनी आ जाएगी 12%। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना भी, 3 साल का है तो ये ध्यान में रख लेना, ठीक है। अब देखिए, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की अंतर्गत 3 वर्षों में मूलधन का दुगुना हो जाता है, तो उसी दर से धन की वृद्धि कितने वर्षों में 32 गुना हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 3 साल में चक्रवृद्धि ब्याज की बात हो रही है। साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में बहुत महीन सा फर्क होता है। हम ऐसे कहेंगे कोई धन अगर 1 था, ठीक है, और वो क्या हो रहा है 2 हो रहा है, दुगुना हो रहा है ना, 2 गुना हो रहा है। तो 2 गुना का मतलब 2 की पावर 1 हो रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज पावर में चलता है, ठीक है। और इसी धन को 32 गुना हो रहा है, कितने गुना 32 गुना। 32 गुना का मतलब 2 की पावर 5 होता है, ठीक है, 2 की पावर 5 होता है। तो सोचो 1 पावर उसको बढ़ाने में कितना टाइम लगता है, 3 साल। ये पहले 1 था, ठीक है। तो इसका मतलब अगर 1 पावर बढ़ाने में उसको 3 साल लगते हैं, तो 5 पावर बढ़ाने में कितना लगेगा, तो आप कह दोगे सर इंटू 3, यानी कितने साल लगेंगे, 15 साल लगेंगे, ठीक है। तो हमारा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखना भाई, ये हमेशा पावर में चलता है। पावर में कैसे चलता है कि 1 था, 1 से हो गया, दुगना हो रहा है, आदत इसकी दुगना होने की है। अब अगली बार जो ही टाइम लिया उतना, जैसे कितना टाइम 3 साल, तो आगे जो ही 3 साल का टाइम लेगा तो ये 2 का दुगना कितना कर देगा, 4 कर देगा, ठीक है। आगे फिर अगर 3 साल का टाइम लिया तो फिर इसको दुगना कर देगा, और कितना कर देगा 8 कर देगा, फिर 8 का दुगना कर देगा 16 कर देगा, और फिर 16 का दुगना कर देगा, कितना कर देगा भाई, कितना करेगा 32 कर देगा। तो 32 ही करवाना था हमें। तो हमने यहां पर देखा कि 1 से 32 हो रहा है, ठीक है। यहां भी कितना टाइम लिया, 3 साल, यहां भी कितना टाइम लिया 3 साल। मतलब चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है कि सेम टाइम इंटरवल में अपनी जो प्रवृत्ति है उसको दोहराता है। तो इसको दुगना करने की प्रवृत्ति है तो 3 साल में दुगना कर देगा, जो इन 3 साल लेगा तो 2 का दुगना 4 कर देगा। आप जोड़ लो इसको, देखो कितनी बार आ गए, 3 3 5 बार, तो टोटल टाइम कितना लिए 15 साल, ठीक है। जबकि चक्रवृद्धि साधारण ब्याज ऐसा नहीं करता, साधारण ब्याज का थोड़ा सा डिफरेंट है। क्लियर है, आगे चलते हैं। किसी राशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 25/36 गुना है, तो वार्षिक दर और समय का संख्यात्मक मान समान हो तो दर बताओ। देखिए यहां पर आपसे बोला है कि रेट एंड टाइम, इनकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो इक्वल है, तो उस केस में आपको इसका दर बतानी क्या होगी। तो यहां पर देखो आपसे कहा है रेट और टाइम इक्वल है, तो बताओ दर बताओ। तो दर भी पूछी जा सकती है, टाइम भी पूछा जा सकता है। इसका मतलब क्या है कि संख्यात्मक मान समान होने का मतलब क्या, 10% रेट है तो टाइम 10 साल होगा। अगर रेट 4% है तो टाइम 4 साल होगा। बस इतना ही है, संख्यात्मक मान समान है, मतलब 10 10 4 4 ये समान है, ठीक है। रेट है तो परसेंट में रहेगी, टाइम है तो वर्ष में रहेगा। ऐसा कुछ होता है। तो हम क्या, एक डायरेक्ट अगर फॉर्मूला अगर याद करना चाहो किसके लिए, जब संख्यात्मक मान समान है, तो उसके लिए अगर आप तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि दर इक्वल्स टू, दर निकालो चाहे समय निकालो, बात वही है। दर इक्वल्स टू ब्याज इनटू 100 और अपॉन क्या हो जाएगा
मूलधन हो जाएगा। क्लियर है, आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। जब कब, जब संख्यात्मक मान क्या हो, समान हो। तो यहाँ पर आप देख लीजिए ब्याज आपका कितना दिया हुआ है। अच्छा, जो नजदीक लिखा होता है ना साधारण ब्याज उस राशि का, तो जिसका होता है वो हमेशा नीचे वाली वैल्यू होती है। तो वो राशि यानी वो राशि क्या है, मूलधन, जो आपने उधार लिया था। तो 36 रुपये मूलधन, और जो दूर वाली चीज होती है उसका मान हमेशा ऊपर वाला होता है। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो साधारण ब्याज है वो मेरा कितना है, 25 है। साधारण ब्याज मेरा यहाँ पर कितना है, 25 है। और यहाँ पर जो मूलधन है वो आपका कितना आ जाएगा, 36। क्लियर है, तो ये यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25 × 100 और बट्टे में कितना आ जाएगा आपका 36। ये बाहर आके 25 हो जाएगा 5, 100 बाहर आके 0 और बट्टे में क्या आ जाएगा 6, यानी 25/3। ये आपका कितना आ जाएगा 25/3, यानी 8.33% आपकी रेट आ जाएगी। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्लियर है यहाँ तक, है ना। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रख सकते हैं। जैसे साधारण ब्याज, तो ब्याज किसका, राशि का, है ना। यहाँ पर देखिए तो ब्याज है वो किसका, राशि का। कितना है, 25/36। तो जिसका होता है ना वो वैल्यू हमेशा नीचे वाली, और जिसका जिक्र हो रहा है वो वैल्यू ऊपर वाली। आप यूँ कह सकते हैं दूर वाला ऊपर वाला होता है, नज़दीक वाला नीचे वाला होता है। तो मैं कह सकता हूँ कि 36 रुपये राशि थी तो उस पर ब्याज कितना जुड़ रहा है, 25 रुपये। तो ये जुड़कर मेरा कितना हो जाएगा, 61 रुपये। तो ये तो मेरा मिश्रधन है, ये मेरा मूलधन है, और ये मेरा ब्याज है। क्लियर है। अब यहाँ पर मैं क्या कर लूँगा, टाइम कितना लग रहा है भाई, टाइम t है, रेट कितनी है, r है दोनों। लेकिन यहाँ पर रेट और टाइम दोनों क्या है, सेम है। तो मुझे पता है कि अगर मुझे कुछ भी निकालना है, रेट निकालनी है, तो इन दोनों को मैं x मान लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर रेट निकालनी है तो या x मानो चाहे कुछ भी मत मानो, इसको रेट निकालनी है तो रेट हमेशा ब्याज × 100, ब्याज × 100 और बट्टे में क्या होता है, मूलधन इंटू समय। क्लियर है, ये हम कर देंगे। ये फॉर्मूला अब हम यूज करेंगे। तो इसके अंदर सारी आप वैल्यू रख दीजिएगा। आपका कितना है साधारण ब्याज, 25 × 100 बट्टे में मूलधन कितना आपका 36 और इंटू, अब रेट और टाइम, रेट निकालनी है तो टाइम को भी आर ही मान लो, क्योंकि दोनों आपके क्या है, सेम है, ये हमें बोला गया था। अब आर इस साइड चला जाएगा, है ना। तो जब इस साइड आ जाएगा आर × आर, आर स्क्वायर, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, आर स्क्वायर बराबर 2500/36। ओके, अब ये हटाओगे, स्क्वायर हटाओगे तो आपको पता है आर बराबर कितना हो जाएगा, √2500/36। ये बाहर आके कितना हो गया, 50/6। ये हो गया 25/3, है ना। तो ये आई थिंक आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो 8.33% आपका आंसर आ जाएगा। टाइम पूछे, रेट पूछे तो ये है। अगर ये टाइम पूछा जाता तो टाइम आप क्या कहते, 8 से 1/3 वर्ष, क्योंकि देखो न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल है इनके, संख्यात्मक मान इनके क्या है, समान है। क्लियर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इसको देखते हैं। कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 2800 रुपये हो जाती है और 5 वर्षों में 3000 रुपये हो जाती है, तो वह राशि तथा ब्याज की दर प्रतिशत क्या होगा, ये चीज आपको फाइंड आउट करनी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम में आपको दो चीज, ये दोनों ही चीज आपसे पूछ सकता है कि वो राशि बताओ या उसकी वार्षिक जो दर है वो बताओ, है ना। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब आप इसको करोगे कैसे, आप एक चीज ध्यान में रखो कि देखो 3 साल की बात है, तो 3 साल में वो राशि हो जाती है, इसका मतलब ये 2800 रुपये मिश्रधन है ना। हो जाती है का मतलब क्या हुआ भाई, आप 1000 रुपये किसी से लेके आए और 2-3 सालों में 1000 रुपये 2000 रुपये हो जाते हैं, तो हो जाते हैं इसका मतलब क्या हुआ, उसमें जुड़ा क्या है, ब्याज जुड़ा है ना। और कोई चीज में अगर ब्याज जुड़ जाता है तो वो चीज क्या बन जाती है, मिश्रधन बन जाती है। और 5 साल में वो चीज कितनी हो जाती है, आप कहोगे सर 3000 रुपये हो जाती है ना। अब हम कंपैरिजन करते हैं, यहाँ बात कितने साल की है, बात 2 साल की है। तो सिंपल सी बात है, रुपए तो बढ़ने से रहे, उनका जो अमाउंट ऊपर बढ़ा है ना वो ब्याज बढ़ा है,
तो 2 साल में ब्याज बढ़कर कितना रुपए, 200 रुपए। ब्याज कितना रुपए, 200 रुपए। क्लियर है। अब हम देखो 2 साल में जब 200 रुपए ब्याज, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा, साधारण ब्याज की बात है। 1 साल का ब्याज कितना होगा, तो आपको सर 1 साल का 200 बटे 2 कर दो, कितने रुपए आ जाएगा, 100 रुपए ब्याज आ जाएगा। अब हमसे क्या पूछा है, मूलधन। तो सोचो 3 वर्ष में 28 रुपए हो जाता है, तो ये सारी चीजें जो दी गई है वो आपका मिश्र धन है ना। तो ये इतना हो जाता है, तो हो जाता है कि मतलब क्या हुआ कि ये मिश्र धन है। तो मूलधन निकालना है तो 3 साल पहले जाना पड़ेगा। तो आप मूलधन निकालोगे तो आपको हिसाब मिश्र धन और माइनस क्या करते हैं, ब्याज। अब जितने साल का मिश्र धन, तो 3 साल का मिश्र धन तो 2800, तो माइनस ब्याज भी 3 साल का, तो 1 साल का कितना है 100, तो 300 रुपए घटा दो तो मूलधन कितना आ गया 2500 रुपए। तो मूलधन पूछे तो 25 रुपए मेरा आंसर। ठीक है। अगर पूछ ले दर, तो आप क्या कहो कि 100 रुपए जब 1 साल का ब्याज है इंटू फिर 100 बटे में कितना आ जाएगा। एक्चुअली में ये फॉर्मूला होता है, साधारण ब्याज इंटू 100 बटे मूलधन इंटू समय। ठीक है, अभी मैं बता देता हूं। तो यहाँ पर मूलधन कितना आपका 2500 इंटू ब्याज 1 साल का, तो हम 1 साल टाइम लेंगे, 2 साल का तो 2 साल टाइम लेंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये कैंसिल आउट, ये कट के कितना आ गया 4, तो रेट हमारे पास में कितनी आ गई 4%। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान में रखना कि देखो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है ना सिंपल इंटरेस्ट का, वो तो होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय और बट्टे में कितना हो जाता है 100। ठीक है। अब इनमें से कुछ भी निकालो, चाहे आप दर निकाल लो, ठीक है, और चाहे आप दर निकाल लो, चाहे आप समय निकाल लो, कुछ भी निकाल लो। तो दर निकालोगे तो ये 100 साइड चला जाएगा, तो SI इंटू 100 बटे क्या हो जाएगा मूलधन इंटू क्या आ जाएगा समय। ठीक है। अब आपको सर समय निकालें तो आप समय रखोगे तो दर यहाँ आ जाएगा, मूलधन निकालोगे तो मूलधन यहाँ आ जाएगा, दर नीचे आ जाएगा। ठीक है। तो मूलधन निकालोगे तो दर इंटू समय, समय निकालोगे तो मूलधन इंटू दर, दर निकालोगे तो मूलधन इंटू समय, ब्याज इंटू 100 तो ऊपर ही रहेगा, बस ये ध्यान में रखना है। ठीक है। मेन फॉर्मूला आपका यही था। क्लियर है। देखो अब दिया गया वेन डायग्राम, और ये बहुत ही अच्छा, मतलब ये एक्चुअल में यहाँ पर ये पाई चार्ट आपका दिया गया है ना, और पाई चार्ट से एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछे ही जाते हैं, ध्यान में रखना, और पाई चार्ट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। अब जो पाई चार्ट होते हैं वो बेसिकली 2 टाइप से बनाए जाते हैं। एक तो बनाया जाता है इन डिग्री में बनाए जाते हैं, एक बनाए जाते हैं परसेंटेज में। डिग्री में पूरे गोले का मान 360 डिग्री होता है, और परसेंटेज में पूरे गोले का मान 100% होता है, बस इतना ध्यान में रखना है। ठीक है। अब मान लो यहां पर कोई एक टुकड़ा ऐसे दे दिया और आपको बोल दिया कि ये 90 डिग्री है और ये आपका कपड़ों पर खर्च करता है, जैसे मान लो कपड़ों पर खर्च करता है और पूरा इनकम को दिखा रहा है, ये पूरा गोला किसको दिखा रहा है, उसकी आय को दिखा रहा है ना। आपसे पूछेगा बताओ, अब डिग्री में है तो क्वेश्चन परसेंटेज का पूछेगा। अब ये मान लो कुछ ऐसा दे दिया है ना, और आपको बोल दिया कि ये 20% पार्ट है। ठीक है। ये तो 90 डिग्री था, आपसे बोल दिया ये 20% पार्ट है और 20% वो बचत करता है, तो बताओ बचत का केंद्रीय कोण कितना होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। ये 2 चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब ये कपड़ों पर, वो पूछेगा कपड़ों पर किया गया खर्चा कुल आय का कितना प्रतिशत है, तो खर्चा किसका, कपड़ों पर, तो कपड़ों पर 90 डिग्री लगाया है हमने, कितने डिग्री में से 360 डिग्री में से, इंटू क्या कर देंगे 100% निकालते हैं तो हम इंटू क्या कर देते हैं 100 कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर 1/4, तो मैं कह सकता हूं कि 25%, कितना 25%, तो डिग्री की तुलना डिग्री से होगी। अब जैसे परसेंटेज की तुलना परसेंटेज से होगी। अब इसने क्या पूछा है, जिसमें बदलना होता है ना, देखो डिग्री में दिया है कितने प्रतिशत है, तो मतलब इंटू 100 करेंगे, परसेंट में बदलना है तो इंटू 100 से करेंगे, डिग्री में बदलना होता है तो इंटू 360 करेंगे। कैसे, बचत 20% है पूरे का, तो पूरा अगर 100% है, कोई मुझे पूछे केंद्रीय कोण कितना होगा, बचत का केंद्रीय कोण, ठीक है, किसका, बचत का, एग्जाम में क्वेश्चन आता है सब, बचत का केंद्रीय कोण कितना होगा। अब कोण पूछ रहे हैं मतलब वो डिग्री में पूछना चाहता है, तो मैं कह दूंगा बचत देखो हमारी 20% है, कितने में से 100 में से, इंटू केंद्रीय कोण पूछा है तो भाई साहब हम 360 कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 1/5, यानी इसका अगर वहां पर देखें 5 से डिवाइड करें तो 72 डिग्री, मतलब इसके द्वारा जो बनाया गया एंगल है वो 72 डिग्री, परसेंट में तो 20% है, एंगल कितना है 72 डिग्री एंगल है, 72 डिग्री एंगल है आपका।
ठीक है, तो ऐसे आपको इसको ध्यान में रखना है। क्लियर है यहां तक? अब देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं। पाई चार्ट राम के परिवार की विभिन्न मदों पर आनुपातिक व्यय आपको यानी खर्चा दर्शाया गया। राम की मासिक आय 48,000 रुपए, राम की मासिक आय 48,000 रुपए। क्लियर है? अब आपसे क्या बोला गया? आपसे कहा गया यदि विविध व्यय 10% यानी विविध व्यय यानी विविध जो खर्चा है का 10% कपड़ों के लिए रख दिया जाए, ठीक है, तो कपड़ों पर कितनी राशि खर्च की जाए? अगर ये कह रहा है विविध जो है ना आपका जो 30% ये पार्ट है, अब पूरे गोले में 25% किराए पर लग रहा है, 5% वो परिवहन पे लगा रहा है, 17% आहार भोजन पर लगा रहा है, 15% शिक्षा पर कर देता है, बाकी बचत कर लेता है, और 30% अलग अलग खर्चा कर देता है विभिन्न, है ना। विभिन्न में मतलब बहुत वो इधर उधर मनोरंजन मनोरंजन घूमना फिरना सारा 30% में करता है। अब ये क्या कह रहा है समझना, विविध व्यय का मतलब विविध का जो खर्चा है उसका 10% कपड़ों पर करता है, ठीक है। तो सोचो इसका मैं 10% निकालूं तो यहां पर मैं ऐसे देख कहता हूं 30 का 10%, तो 30 का जब मैं 10% निकालूं तो सोचो 30 का 10% कितना आ जाएगा, तो आपको सर 3 आ जाएगा। 30 का 10% यानी 3%, 3% पूरे का, ठीक है, तो 3% पूरे का आ जाएगा। तो आप सोचो कपड़ों पर खर्च कितना आएगा कि 48,000 का मुझे 3% निकालना है, ठीक है। तो ये लो 3% निकाल दिया, तो यहां पर ये कितना आ जाएगा आपका 1440, ठीक है, यानी कितना आ जाएगा, डी ऑप्शन राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अब आपको सर 3% क्यों निकाला? क्योंकि ये 30% का 10% है, तो पूरे पर तो 3% ही आएगा। या फिर विविध निकाल लो आप पहले, कि पहले आप विविध निकाल लो। आप विविध निकालोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा 48,000 का पहले 30% निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब आप 30% निकाल लो तो ये आपका आ जाएगा 14,400। अब इसका 10% है ना, तो कपड़ों पर खर्च कितना आ जाएगा, कपड़ों पर खर्च, ठीक है, तो कपड़ों पर खर्च तो 14,400 का 10% है, तो इसका 10% निकाल लेते हैं, तो पता चला हमारे पास में कितना आ जाएगा 1440। क्लियर है? तो जैसे आपको बोला जाए उसके अकॉर्डिंग हमें ऐसे सोल्व करना है। आगे बढ़े, देखिए वह परिवहन व शिक्षा के सम्मिलित व्यय से किराए पर कितना अधिक व्यय करता है। कह रहे परिवहन और शिक्षा को मिला दो, तो परिवहन और शिक्षा, तो ये लो परिवहन प्लस में क्या कर दी शिक्षा के व्यय से, है ना, दोनों के खर्चे से किराए पर जो कितना अधिक खर्च करता है किराए पर, ठीक है, तो किराए पर कितना अधिक खर्च करता है ये चीज हमें फाइंड आउट करनी है। तो परिवहन सोचो कितना है 5, शिक्षा कितनी है 15, ठीक है, किराए पर कितना करता है 25, है ना। तो हमने देखा ये टोटल तो कितना 20, है ना, और ये हमारा कितना है 25% में चल रहा है दोनों, है ना भाई, हमने टोटल जोड़ लिया। अब ये कह रहा है कि किराए पर कितना अधिक व्यय करता है, तो सिंपल सी बात है, जब 5 वैसे व्यय कितना करता है किराए पर, कितना अधिक करता है 5% अधिक करता है ना। लेकिन ये कह रहा है कितना रुपए में कितना अधिक खर्च करता है, तो सिंपल सी बात है 5% ही अधिक खर्च करेगा। किसका 5%?
टोटल का हम 5% निकालेंगे, है ना। तो वो क्या होगा किराए पर, क्योंकि देखो 5% अधिक व्यय किए, और किसका 5% अधिक व्यय किए, टोटल का। तो टोटल हमारे पास में कितना था 48,000, उसका हम 5% डायरेक्ट निकाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास में ये कितना आ जाएगा, 48 इंटू अगर हम 5 करें तो यहाँ पर ये हमारे पास में हो जाएगा 96। ओके, ये हमारे पास में कितना आ जाएगा 96। क्लियर है। ये आपका नहीं, सॉरी, ये कितना हो जाएगा आपका 2400, यानी कितना हो जाएगा आपका 2400 रुपये राइट आंसर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो इसको आप अच्छी तरीके से कर सकते हो। तो इस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चंस आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं, थोड़ा सा आप इसको ध्यान में रखना है कि कौन किसका किससे कितना परसेंट अधिक है कम है, इन चीजों के बारे में आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नहीं तो आप ऐसा कर सकते हो, परिवहन और शिक्षा दोनों मिला के इनका 20% यानी इनका परसेंट निकाल लो, और इसका टोटल जो 25% है इसका टोटल पैसे निकालो, दोनों पैसों के बीच में अंतर लोगे तो भी आपका कितना आ जाएगा 2400 रुपये, राइट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिगार्डिंग एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपको क्या दिया है। देखिए, वह हर महीने कितनी बचत करता है ना। यहां पर पूछा गया है कि राम हर महीने कितनी बचत करता है। तो यहां पर बचत देखिए ये वाला है, लेकिन यहां पर परसेंटेज नहीं दिया। तो मैं ये देख लेता हूं कि अब मैंने क्या बताया था कि पूरा डायग्राम जो होता है वो 100% होता है। क्लियर है आपको, है ना। तो मैं यहाँ पर टोटल जोड़ लेता हूँ, है ना। तो टोटल जोड़ा, देखो ये कितना हो गया 30% प्लस कितना हो गया 30 प्लस कितना हो गया 25 प्लस परिवहन का 5 और आहार का कितना है आपका 17 और प्लस शिक्षा कितना है 15, है ना। अब मैं इसको जोड़ लेता हूँ तो ये हो गया 60 और 32 कितना हो गया भाई 92%। तो यहाँ पर जो बचत है वो बचत कितनी निकल कर आ जाएगी, तो आपको सर बचत हमारे पास में आ जाएगी 8%। तो बचत करता है 8%, ये 8% किसका, है ना। अब बचत है वो 8% है, अब 8% ये हमारा 8% आ गया, ये वाला पार्ट 8% किसका, हमारा जो पैसे हमने जो यहाँ पर देखिए 8% कितना है आपका, टोटल जो मासिक आय कितनी है 48,000, है ना। तो हम क्या करेंगे 48,000 का क्या कर देंगे 8% हम निकाल देंगे, ठीक है। हम इसका क्या निकाल देंगे 8%। क्लियर है। तो ये अपना कितना आ जाएगा 0.4 और ये कितना आ जाएगा आपका 38। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 3840 रुपये। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर है। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है कि हमें जो दिया गया ना क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग ही हमें चलना है। अगर डिग्री में दिया तो डिग्री में चलेंगे, परसेंटेज में दिया तो हम परसेंटेज में चलेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पर आपका एक बार ग्राफ है ना, यहाँ पर बार डायग्राम आप इसको कह सकते हैं। ये आपको दिया गया है, मतलब दंड आरेख आपको दिया गया है। तो इस ग्राफ में किसी फैक्ट्री में एक सप्ताह के दौरान टेबल पंखों के उत्पादन को दर्शाया गया है, ठीक है। ये बताया गया है कि भाई सप्ताह में सोमवार मंगलवार बुधवार इस तरीके से सारे वार दिए हुए हैं और ये टेबल पंखों का उत्पादन है कि भाई इतने इतने हो रहे हैं। जैसे सोमवार को 260 पंखे बन रहे हैं, है ना। यहाँ पर उत्पादन संख्या है, ऊपर जाएंगे तो संख्या बढ़ती जाती है ना। मंगलवार को 540 बने थे ऐसे। तो बार ग्राफ का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो अध्ययन का मतलब इतना ही कि हमें समझना है कि भाई इस बार को इतना हो रहा था, इस बार को इतना हो रहा है, बस क्लियर है। अधिकतम उत्पादन न्यूनतम उत्पादन से कितना अधिक है, अधिकतम कितना है 540, न्यूनतम कितना है, न्यूनतम सबसे न्यूनतम कितना है 120। तो कितना अधिक है मतलब दोनों का अंतर, तो मैं कह सकता हूं कि 420। वो कितना अधिक है 420 अधिक है। तो बी ऑप्शन है राइट आंसर। आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो अधिकतम उत्पादन है वो न्यूनतम उत्पादन का कितने गुना है, कितना परसेंट है ना, कितना परसेंट अधिक है, कितना परसेंट कम है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे किए जा सकते हैं। क्लियर है। उस सप्ताह में टेबल पंखों का औसत उत्पादन कितना है, ठीक है। उस सप्ताह में टेबल पंखों का औसत उत्पादन कितना है।
मतलब इस पूरे सप्ताह में टेबल पंखों का एवरेज कितना है। और एवरेज का मतलब क्या होता है, देखिए इस टाइप के जितने भी बार डायग्राम, पाई चार्ट ये आते हैं ना, इनमें 3-4 टॉपिक हैं, एवरेज हुआ, परसेंटेज हुआ और रेशियो हुआ। अगर हमें ये तीनों टॉपिक अच्छी तरीके से आते हैं, थोड़ा बहुत इनका नॉलेज है, तो हम इनके क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं बहुत आसानी से। देखिए एवरेज पूछा, तो एवरेज क्या होता है, सभी संख्याओं का योग, सभी मतलब जितने भी है ना सोमवार को हो रहे थे उनको जोड़ दो, फिर बाद में मंगलवार वालों को जोड़ दो, है ना। तो ये कितने हो गए आपके 800 और प्लस 360, ठीक है, तो 1160 और प्लस 120 तो 1280 और प्लस आपका क्या हो जाएगा 200 तो 1480 और प्लस 320 तो ये आपका हो गया 1800 और 1800 और दिन कितने हैं 6। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि टोटल कितना आ गया 1800/6। मतलब एवरेज जो प्रोडक्शन है वो कितना है 300, ना कम ना ज़्यादा, लगभग आपका कितना एवरेज कितना चल रहा है 300। तो ऐसा कौन सा आपका सी ऑप्शन। या तो देखो रेशियो पूछ सकता है या आपसे क्या पूछ सकता है एवरेज प्रोडक्शन पूछ सकता है। अब जैसे मान लो आपसे पूछ ले अधिकतम उत्पादन और कम उत्पादन के बीच में अनुपात कितना है, तो अधिकतम 540, कम कितना है 120, है ना। तो अनुपात पूछ ले, अगर मान लो इनके बीच में मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में अगर आपको अनुपात पूछ ले, तो एक तो 540 है, एक कितना 120 है, तो इनको बस ऐसे रख दो, ये 27 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। किसी को काटना पीटना नहीं आता तो इस तरीके से काट सकते हो। अब ये 2 से तो कट नहीं रहा, 3 से कट रहा है, तो 9 3 27 तो 2 3 6, तो अनुपात कितना आ गया 9:2 आ गया, है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे किए जा सकते हैं और इजीली आप इन क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हो। क्लियर है, चलते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फैक्ट्री में सोमवार से बुधवार तक ये टेबल पंखों का कुल उत्पादन, गुरुवार से शनिवार तक टेबल पंखों के कुल उत्पादन का कितना % है। मतलब इसका और इसका अनुपात बताना है आपको। तो ये जोड़ लो भैया, कितने हो गए, ये कितने हो गए 800 और 360 कितने हो गए 1160। क्लियर है, इनको जोड़ लो भाई, ये कितने हो जाएंगे आपके 440 और 640, ठीक है। अब काट पीट लो इनको, ये कट गया लो। अब और अगर आपको नहीं आता तो आप इसे 2 से काट लो, ये कितना हो गया 58, ये 58 हो गया, तो ये आपका कितना आ जाएगा 32, ठीक है। और कट रहा है तो और काट लो, ये आ जाएगा आपका 29 और ये आ जाएगा 16। अब इससे ज़्यादा नहीं कट रहा क्योंकि 29 इज ए प्राइम नंबर, एक अभाज्य संख्या है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से करना है मेरे भाई। आपको ये भी पूछा जा सकता है, अब देखिए, अब मैं इसमें से एक क्वेश्चन बनाता हूं, क्या कि मंगलवार को है ना, मंगलवार को जो उत्पादन पंखों का उत्पादन है वो सोमवार से कितना % अधिक है। समझ रहे हो, इसको मैं क्या कह रहा हूं कि मंगलवार को जो पंखों का उत्पादन है वो सोमवार से कितना % अधिक है। तो सोचो मंगलवार को जो उत्पादन है सोमवार को कितना है 260, और मंगलवार यानी ट्यूसडे को अगर मैं बात करूं तो ये 540, है ना। तो कितना अधिक कितना है, तो आप कहोगे सर 280 अधिक है। अधिक कितना है भाई मंगलवार को 280, 280 किससे, सोमवार से, है ना। तो 260 से अधिक है 280, तभी तो ये इतना हो रहा है। तो परसेंटेज अधिक कितना हुआ, तो आप कहोगे सर 280 अधिक है, और वो भी किससे अधिक है, तो मैं मंगलवार को देख रहा हूं, मंगलवार को कितना अधिक है, किससे, सोमवार से, तो तुलना सोमवार से हो रही है, तो सोमवार वाला नीचे लिखा जाएगा। क्लियर है, तो यहां पर ये इंटू 100। अब इसको काट पीट लेते हैं, ये 0 से 0 हो गया, ये आपका कितना आ गया 14 और ये कितना आ गया आपका 13, है ना। अब 13/13 इसका मतलब कितना हो जाएगा भाई, 13/13 करूं तो 100%, 1/13 और है ऊपर, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 107 से ही 9/13%, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। 100% से थोड़ा सा क्या होगा ज्यादा, मतलब 107 108 के लगभग बीच का होगा, इतने % अधिक है, ठीक है। अब अगर आपसे पूछ ले कि जैसे मान लो ये पूछ ले कि बताओ, क्वेश्चन में आपको ये दे दिया, ठीक है, कि सोमवार से शनिवार तक मतलब पूरे सप्ताह में शुरू से लेकर अंत तक उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा, ये पूछ लिया और परसेंटेज में पूछ लिया। तो भाई साहब सोमवार को तो 260 है, शनिवार को 320 है, पूरे एंटायर वीक की बात कर रहा है, ये पूरे वीक की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं पूरे वीक में फिर मंडे की
तो मंडे को देखूंगा, एक लास्ट जब सैटरडे को जब शनिवार को हुआ था तो वो चीज देखूंगा। तो मंडे को मैंने जब देखा तो मंडे का जो उत्पादन था वो मेरा 260 था, और फिर मैंने देखा सैटरडे को, तो सैटरडे को देखा तो 320 था। तो पूरे वीक के दौरान क्या हुआ, बीच में उतार चढ़ाव तो हुआ ही, यहाँ पर 60 की वृद्धि हुई है। टोटल कितनी वृद्धि हुई है, 60 की। तो मैं कह सकता हूं कि भाई साहब देखो प्रतिशत पर मतलब वृद्धि हुई है, और 60 की हुई है, और वो भी किस पर, 260 पर हुई है, और इनटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। ठीक है, अब काट पीट लेते हैं भैया। ये कितना हो गया 3, और ये कितना हो गया आपका 13। अब 3/13 है, और 3/13 आपका कितना आ जाएगा, ये आपका 21, और 27 ये आपका 23 ही 1/13% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 23 1/13% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। क्लियर है। तो इस तरीके से भाई ध्यान रखना है, एग्जाम में ये क्वेश्चंस आपको आते हैं तो आपको इनको इस हिसाब से ही टेकल करोगे। क्लियर है। इसमें क्या दिया हुआ है देखिए, यदि ए और बी की वार्षिक आय 4:3 है और उनका खर्च का अनुपात 3:2 है, तो प्रत्येक 600 रुपए की बचत करता है, तो ए की वार्षिक आय क्या होगी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना इस बार एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। आपको क्या दिया है, इनकम और खर्च दोनों का अनुपात, है ना। तो हम देखिए 2 अनुपात दिया ना, तो एक अनुपात एक साइड रखेंगे, दूसरा अनुपात एक साइड रखेंगे, है ना। तो आपको पता है अगर मैं इनकम में से अगर मैं बचत घटा देता हूं, ठीक है, तो मेरे पास में क्या आ जाता है, खर्च आ जाता है। मेन कंसेप्ट ये ध्यान में रखना, इनकम में से अगर मैं बचत घटा दूं तो मेरे पास में क्या आ जाता है, खर्चा आ जाता है। क्लियर है। आप क्या करोगे, इनकम को मान लो, इनकम आपकी कितनी है, एक 4x है, एक की इनकम कितनी हो जाएगी, ए और बी। इनकी जो इनकम है ऐसे मान लो कि ए और बी की इनकम एक कितनी है, 4x है, एक की कितनी है, 3x है। ठीक है, इनका अनुपात ये मान लो। तो 4x में से, क्योंकि देखो 4 में से हम 600 घटा नहीं सकते, तो कुछ मान लेते हैं कि 4x है, 4x में से 600 घटाया तो क्या आ गया, खर्चा। और 3x में से अगर मैं 600 घटा दूं, क्योंकि प्रत्येक 600 रुपये बचा रहे, तो क्या आ गया, इसका खर्चा। तो दोनों के खर्चे का अनुपात 3:2 है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। तो इस साइड मल्टीप्लाई किया 2 का, तो ये हो गया 8x माइनस कितना हो गया, 1200। ठीक है, और बराबर कितना आ जाएगा, इस साइड में 3 का कर दो तो ये कितना हो गया, 9x माइनस का कितना हो गया, 1800। ठीक है, x एक साइड में ले लो और बाकी संख्या एक साइड में ले लो। अब ये चला जाएगा आपका इस साइड में। ठीक है, जैसे देखिए ये बड़ा है तो ये साइड माइनस का, इस साइड आके क्या हो जाएगा, प्लस का, और ये चला जाएगा इस साइड में। तो 9x में से 8x गया तो हमारे पास में क्या बचा, x बचा, है ना। और आगे क्या बच जाएगा, आप ऐसे कर लो इसको, 9x माइनस 8x बराबर क्या आ जाएगा, इस साइड में जाके प्लस का हो गया, 1800 माइनस क्या हो गया, 1200 हो गया। ठीक है, तो यहां पर x का मान कितना आ गया भाई, 600। x का मान कितना है, 600। ठीक है, अब पूछा a की इनकम, तो a की कितनी है, 4x है, तो a की इनकम हम निकाल लेंगे। आपको पता है 4 × 600, हमारा मान कितना आ जाएगा, 2400 रुपये। क्लियर है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। अदरवाइज आप ध्यान में रखना, देखिए आय का अनुपात और खर्चे का अनुपात, और क्या है, बचत। और इसको कैसे कर सकते हो, इनकम है उसको लिख लेना, कितनी है आपकी, 4:3। ठीक है, उसके बाद में खर्चा दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर इनका अनुपात दिया है, कितना है आपका, 3:2। यही दिया है ना, देख लेते हैं कितना है आपका, 3:2। राइट, प्रत्येक कितना बचा रहा है, 600 600, ये भी 600 बचाता है, ये भी 600 बचाता है। अब आपको करना क्या, ऐसे लिख लिया आपने जैसे दिया वैसे, इसको इसके साथ में गुणा कर दो, इसको इसके साथ में गुणा करके इनका अंतर ले लो। इसका इसके साथ में क्या 8, इसका इसके साथ में क्या 9, तो 9 माइनस 8, अनुपातों का अंतर कितना आ गया, 9 माइनस 8 बराबर कितना आ जाएगा आपका, 9 माइनस 8, और बराबर क्या करोगे, इसका इसके साथ में कर दो, इसका इसके साथ में कर दो, तो 600 × 3 1800, और 600 × 2 1200। तो यहाँ क्या कर देंगे, 1800 माइनस क्या कर देंगे, 1200। ध्यान में रखना ये प्रोसेस। तो एक का मान देखिए कितना आ गया, 600। अब पूछा कि ए की इनकम, तो ये ए था ये बी था, तो ए की इनकम कितनी है, 4। तो जब ए का मान हमारा कितना है, यहाँ पर देखिए ए का मान हमारा कितना आया था, 600, तो 4 का मान कितना आ जाएगा आपको, सर 600 × क्या कर देंगे, 4, तो एक का मान कितना आ जाएगा आपका, 2400।
ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे वाला देखिए, 225 रुपए की एक धनराशि है जो 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों से मिली है ना, मिलके मतलब बनी हुई है। ठीक है, 225 रुपए में आपके क्या होगा, 1 रुपए के सिक्के 50 पैसे के 25 पैसे के, सिक्कों की संख्या इस अनुपात में है। तो बताओ 1 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या होगी। अब या तो आपको सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया होगा या इनके मान का अनुपात दिया होगा कि भाई इतने रुपए से इतने बन रहे हैं, इतने रुपए से इतने बन रहे हैं, उनका अनुपात ये है। ठीक है, दो ही चीज आपकी दी होगी। तो यहां पर हमें रुपए दिए, तो रुपए की तुलना तो रुपए से हो सकती है। तो यहां पर मैंने क्या किया, मैं लिख लेता हूं 1 रुपए के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के और 25 पैसे के सिक्के। क्लियर है। अब 1 रुपए के सिक्के, इनकी संख्या का अनुपात मुझे दिया हुआ है ना। तो संख्या का अनुपात मेरे पास में कितना है, 8:5:3। ठीक है, मुझे इनका मान निकालना पड़ेगा, है ना, कि भाई कम से कम कितने रुपए बन रहे, क्यों अनुपात हमेशा कम से कम को इंडिकेट कर रहा है। अब मुझे ऐसा क्यों करना पड़ा, क्योंकि जो थैला था ना, थैले के अंदर रुपए थे, और कितने रुपए थे, 225 रुपए थे, और रुपए की तुलना तो रुपए से हो सकती है। अब ये तो संख्या, तो संख्या का कैसे तुलना करें, इसको रुपए में बदलना पड़ेगा। अब दूसरी बात, ये तो हमने जैसे क्वेश्चन में दिया वैसे कर लिया। अब क्या करना है आपको, एक चीज ध्यान में रखनी है कि पैसे भी दिए ना, तो सबको पैसे में बदल लो। इसका देखो, इस संख्या का मतलब क्या होगा, कम से कम 1 रुपए के अगर 8 सिक्के हैं तो कितने रुपए बन गए, कम से कम 8 रुपए बन गए। 8 रुपए का मतलब होता है 800 पैसे, जोड़ लो। ठीक है, यहां पर देखिए ये कितना बन गया, देखो पैसे में चल रहा है सारा काम। ठीक है, अगर 50 पैसे के 5 सिक्के हैं तो कितने बन गए आपको सर, 250 पैसे। ठीक है, ये भी पैसे। अब 25 पैसे के अगर 3 सिक्के हैं तो कितने बन गए, 75 पैसे। अब ये पैसे में कन्वर्ट हो गए, सारे रुपए बन गए ना इनके, चाहे रुपए में बदल लो चाहे कैसे भी बदल लो। ठीक है, अब ये टोटल कितने हो गए आपके पास में, तो आपको सर ये हो गए 1050, और ये कितने हो गए 1125। अब 1125 बराबर 225 रुपए, तो रुपए भी पैसे में बदलने पड़ेंगे। तो ये कितने हो गए भाई, इंटू 100 से गुणा कर देंगे, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, है ना। तो एक का मान हमारा कितना आ जाएगा, तो आपको होगी सर 225, 20 और बट्टे में क्या कर देंगे 1125 कर देंगे। ठीक है, अब देखिए कट रहा है तो हम काट देते हैं इसको। आपको पता है ये कैंसिल आउट हो रहा है, और किससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से, 2 और 0। एक का मान 20 आ गया। अब एक का मान 20 है तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, तो 1 रुपए के सिक्के कितने, 8। तो 1 का मान 20, तो 8 का मान कितना आ जाएगा, तो आपको सर 20 × 8 यानी कितना आ जाएगा आपका 160। क्लियर है, कितना आ जाएगा 160, यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन अगर आ जाए सिक्के के, तो आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है। 2 मिश्र धातु कॉपर व टिन से बने हुए हैं, और एक में कॉपर व टिन का अनुपात कितना है, तो देखिए एक में कॉपर और टिन, कॉपर और जो टिन है उन दोनों का अनुपात आपका कितना दिया हुआ है, देख लीजिए। एक में तो आपका कॉपर दिया हुआ है, ठीक है, एक में आपका क्या दिया हुआ है, टिन दिया हुआ है, राइट। तो एक में जब कॉपर और टिन की बात की तो 1 अनुपात कितना है, 3 है। पहले में कितना है, 1 अनुपात 3। दूसरे में अगर मैं कॉपर और टिन की बात करूं तो दूसरे में कॉपर और टिन का जो अनुपात है वो 2 अनुपात 5 है। ठीक है, अब उनको किस अनुपात में मिलाएं, मतलब यहां पर अगर आप इनको मिलाओगे, मिलाने पर यहां एक मिश्रण बनता है, और इस मिश्रण में क्या होना चाहिए कि किस अनुपात में मिलाएं, ताकि मतलब मिलाने का मतलब ये x मिलाया जाए और ये y मिलाया जाए, है ना। ये x लीटर मिलाएं या ये y लीटर मिलाएं, x किलो मिलाएं या ये y किलो मिलाएं, तो ये कितना मिलाएं ताकि नए मिश्रण में टिन और कॉपर का अनुपात, तो देखिए हम कॉपर टिन का लेके चल रहे हैं, यहाँ टिन और कॉपर का दे दिया, तो मैक्सिमम स्टूडेंट ये अनुपात उठा के फिर गलती कर देते हैं। तो कॉपर टिन का ले रहे हैं तो कॉपर टिन का ही लेना है, तो ये टिन कॉपर का 8:3 है, तो इसका मतलब कॉपर टिन का कितना है, 3:8 हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हो गया, ध्यान में रखना इसकी स्ट्रक्चर। अब इसको करना कैसे, इनमें से कोई एक चीज उठा लो, कॉपर उठा लो, जैसे मैं बता रहा हूं ना वैसे ही आपको करना है ना, क्योंकि अपने पास में कम टाइम है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं जो बता रहा हूं वही अप्रोच काम में लेनी है। और इस लेवल के क्वेश्चन एक बार पूछा भी गया है और फिर आने की संभावना है। कॉपर को ले लिया क्योंकि कॉपर के अनुपात देखो छोटे हैं, है ना। अब देखो मेरा मकसद क्या है, यहां 1 उठाया, इसका अनुपात कितना, पहले में 1 है।
अब इसको गुणा किससे करना है? इनके योग से। इसका योग कितना अनुपातों का? 7। इसका योग कितना है? 11। इसका योग कितना है? 4। जब पहले में से उठाया इसका अनुपात अगर आप उठाओगे, 1 उठाओगे, तो इन दोनों के योग से गुणा करना है, 7 × 11। ठीक है। दूसरे में कॉपर क्या आपका? 2, तो 2 उठाओगे तो अब इसका नहीं, इन दोनों के योग से गुणा करना है, 4 × 11। ठीक है। अब आगे बात इसकी, तो इसका 3 उठा लो और ऐसे ही लिखना है सेम, क्योंकि ये मिश्रण है और मिश्रण हमेशा बीच में लिखा जाता है। अब इनके योग से मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 7। क्लियर है? अब देखिए यहां पर हमारे पास में क्या आ रहा है, ये कितना हो गया? 77। ये कितना आ जाएगा आपका? 88, है ना। और ये कितना आ जाएगा आपका? 84। क्लियर है? अब देखो ये 1 से तो बड़ा है, 1 से छोटा है, हमें ऐसे डायगोनल में घटाना है, विकर्ण रूप में घटाना है। ज्यादा वाले में से कम वाला घटाना है। 88 में से 84 घटाया तो कितना आ गया? 4। ठीक है। और 84 में से इसको 77 को घटाएंगे तो मेरे पास में कितना आ जाएगा? 7। तो मेरे पास में अनुपात क्या निकल कर आ रहा है? 4:7, यानी बी ऑप्शन मेरा राइट आंसर आ जाएगा। अब 3 उठा लो चाहिए, तो 3 उठाओगे तो 3 लोगे तो प्रोसेस वही चलेगा। इसमें फिर 5 उठाओगे, इसमें 8 उठाओगे, लेकिन देखो 3, 5, 8, 1, 2, 3 के कंपैरिजन में बड़ी संख्या है, इसलिए मैंने यहां पर क्या किया? एक छोटा अनुपात उठाया। क्लियर है? देखो नेक्स्ट आगे चलते हैं। आपको दिया कि पहली श्रेणी और दूसरी श्रेणी में किरायों का अनुपात 3:2 है। भाई ट्रेन के अंदर 2 श्रेणी है, एक आपकी फर्स्ट क्लास है, एक सेकंड क्लास है, और किरायों का जो अनुपात है वो आपका कितना है? आपको सर 3:2 है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पहली कैटेगरी में बैठोगे तो 3 रुपए किराया लगेगा, इसमें कितना लगेगा? 1 रुपये लगेगा। ठीक है। लेकिन पहली श्रेणी और दूसरी श्रेणी में सफर करे यात्रियों का अनुपात, अब यात्री जो बैठेंगे उनकी संख्या का अनुपात हमें कितना दिया हुआ है? तो आपको सर 1:50 दिया हुआ है। कितना दिया? 1:50 दिया हुआ है। अब क्या हुआ कि किसी विशेष दिन, मान लो आप पेपर देने जा रहे हो, उस दिन का टोटल कैलकुलेशन करता है वो, है ना, तो वो कह रहा है विशेष दिन 1325 रुपए का कलेक्शन होता है दोनों से ही, है ना। तो दूसरी श्रेणी से वसूल किया गया कुल किराया कितना था? तो आप सोचो कि अगर मैं इनको सबको जोड़ूं, एक आदमी बैठा 3 रुपए दिए तो कम से कम कितने रुपए दिए? 3। 50 आदमी बैठे 1-1 रुपए के हिसाब से कितने रुपए दिए? 50। तो टोटल रुपए का कलेक्शन कितना हुआ? 53 रुपए। कितना हुआ? 53 रुपए। लेकिन रियल में 53 थोड़ी थे, तो आपको सर 53 नहीं थे, वो एक्चुअल में कितने थे? 1325 थे, है ना। तो एक का मान हमारे पास में कितना आ गया? तो 1325 और बट्टे में आप क्या कर दोगे? 53। क्लियर है ना। 1325 और बट्टे में आपने क्या कर दिया? 53। अब यहां पर हम क्या करते हैं? एक का मान निकाल लेते हैं। ठीक है। यहां पर हम क्या करेंगे? एक का मान निकाल लेंगे। तो एक का मान हम अगर निकालें तो हमारे पास में एक का मान कितना निकल कर आ जाएगा? 25। एक का मान कितना आ गया? 25। तो एक का मान 25 है। अब कह रहे बताओ दूसरी श्रेणी से वसूल किया गया कुल किराया कितना था? तो दूसरी श्रेणी से जो वसूल किया गया किराया था ना, वो 50 रुपए था। आप देखो टोटल 50 रुपए वसूला था, तो 50 का मान कितना आ जाएगा? तो आपको सर 50 की वैल्यू 50 × 25, यानी ये कितना आ जाएगा? 1250 रुपए। कितना आ जाएगा? 1250 रुपए। तो ए ऑप्शन हमारा यहां पर राइट आंसर आ जाएगा। तो सेम आपको यही अप्रोच काम में लेनी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि पुरुषों, महिलाओं तथा बच्चों के एक काम करने के लिए 3:2:1 के अनुपात में नियुक्त किया गया। भाई मेल
फीमेल एंड चाइल्ड। ठीक है, अनुपात कितना है? 3:2:1। और उनका वेतन जो है, ये तो उनकी है संख्या, ये इनकी क्या है? संख्या। क्लियर है? और इनका जो वेतन का जो अनुपात है वो कितना रखा गया? तो आपको सर वेतन का अनुपात रखा गया 5:3:2। ठीक है, अब ये वेतन रखा गया था। अब बाद में बोला गया जब 90 पुरुष नियुक्त किए गए तो सबकी कुल मजदूरी, सबके मतलब बच्चे, महिला और पुरुष, सबकी कुल दैनिक मजदूरी 10,350 रुपये बनती है। तो एक पुरुष की दैनिक मजदूरी निकालनी है। देखिए 90 पुरुष रखे गए यहाँ पर, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि वैसे तो अनुपात में पुरुष 3 है। तो जब आप देखो कि 3 बराबर, जब मैं 90 कहूँ, 3 बराबर कितने? 90। तो एक का मान कितना आ गया? 30, है ना। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर रख देता हूँ वैल्यू 90 तो पुरुष है ना। तो जब एक का मान 30 तो दो का मान 60, तो 60 महिलाएं होगी और एक का मान 30, यानी बच्चे कितने हो गए? 30 हो गए। ठीक है, अब मुझे संख्या मिल गई इनकी एग्जैक्ट, तो वेतन को मैं XX मान लेता हूँ। इसको 5X मिलते हैं एक को, इसको 3X मिलते हैं, इसको 2X मिलते हैं। ऐसे करके कुल वेतन अगर मैं इनका निकालूं, है ना, इनका मैं कुल वेतन अगर यहाँ पर निकाल दूं तो आप कहोगे सर कुल वेतन इनका हो जाएगा। देखिए कुल वेतन की अगर हम बात करें तो 90 × 5X तो 450X ये कमाएंगे, है ना। 60 × 3X तो 180X ये कमाएंगे, है ना, ये X है। ओके, ठीक है। और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? 60X, तो 60X ये कमाएंगे। तो कुल मिला के मैंने देखा ये कमा कितने रहे हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 500, ये हो जाएगा 630 और 60 हो जाएगा 690X, 690X। तो हमने ये देखा जब 690X है और रियल में कितना कमा रहे हैं? 10,350। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए x का मान कितना आ जाएगा? तो 10,350 और डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे? 69। ठीक है, अब 0 से 0 आपके कैंसिल आउट, और यहाँ अगर इसको कैंसिल आउट करें तो 690 और फिर बाद में आपका हो जाएगा 345। तो ये आपका कुल मिला के कितना आ रहा है? 1000, यानी ये एक की वैल्यू ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एक की वैल्यू x का मान कितना आ जाएगा हमारे पास में? 15 आ जाएगा। x का मान 15 है। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा गया कि बताइए एक पुरुष की दैनिक मजदूरी, तो अनुपात पुरुष का 5x था, तो एक पुरुष को यहाँ पर कितना मिल रहा है? 5x मिल रहा है ना। तो आप कह दोगे सर कि 5x का मान हमारे पास में कितना आ जाएगा? 15 × 5 कितना आ जाएगा? 75 रुपये। यानी एक पुरुष है उसकी जो दैनिक मजदूरी कितने आ जाएगी? 75 रुपये। क्लियर है? हम ऐसे इसको कर सकते हैं। आगे चलें। 27 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया कि पहले भाग का 5 गुना, दूसरे भाग के 11 गुना, दोनों मिलकर 195 के बराबर हो जाएं। तो पहले और दूसरे भाग का अनुपात बताना है। तो 27 को इस प्रकार हमने विभाजित किया है ना, 2 भागों में। तो इसका मतलब एक भाग A है और एक भाग B है, दोनों मिलाकर 27 हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि 27 को 2 भागों में बांटा है, तो A और B 2 भाग मान लिए और दोनों का योग आपका कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा। अब पहले भाग का 5 गुना, तो मतलब A का 5 गुना और B का 11 गुना, दोनों मिलकर कितने हो रहे हैं? 195, दोनों 195। अब हमारे पास में 2 समीकरण बन गई। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर किसी को बराबर कर देंगे, किसी एक को बराबर कर लो। तो मैं इसको 5 से करूँ तो इसको भी मैं 5 से कर दूँ, यहाँ भी कितना आ जाएगा? 5 से आ जाएगा। ठीक है, अब इनको हटाएंगे, 5 हटाना पड़ेगा, तो एक जो ये 5 प्लस का, ये भी 5 प्लस का, इसको माइनस का कर देंगे, तो जहाँ जहाँ प्लस है माइनस, जहाँ माइनस है वहाँ क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब ये कट जाएंगे। अब ये 5B और ये माइनस का 11B, तो घटने के बाद माइनस का 6B, है ना। इसके बाद में यहाँ पर देखिए 135 प्लस का और माइनस का कितना आ गया? देखिए माइनस का कितना आ गया हमारे पास में? 195 माइनस का, तो माइनस का कितना आ जाएगा? 60। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो B का मान कितना आ जाएगा? 60/6, यानी B का मान हमारे पास में कितना आ गया? 10। तो सोचो A और B का अनुपात चाहिए था, तो B का मान 10, है ना। तो B का देखो एग्जैक्ट 10, तो A का मान कितना आ जाएगा? तो A का आप कहोगे सर 27 में से 10 घटा दो, A का मान कितना है? 17। तो यहाँ कितना रख दूं? 17। तो यहाँ पर अनुपात कितना आ जाएगा? 17:10, यानी B ऑप्शन आपका राइट आंसर है। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इसमें आपको क्या दिया हुआ है। यहाँ पर दिया है कि 1, 2, 3, 4 ऐसे करके आपको 1000 तक गुणा दिया, लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणा हो रहा है यहाँ पर, कि गुणनफल में
के गुणनफल के अंत में, गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या कितनी है। कहने का मतलब है कि जैसे मान लो मैंने गुणा किया 20 × 10, इसके गुणनफल के अंत में, तो 20 × 10 का गुणा कितना होता है आपका 200, तो अंत में जीरो कितने आ रहे हैं आपके, मतलब राइट मोस्ट आपको जो जीरोज है वो फाइंड आउट करने हैं, तो कितने आ रहे हैं 2। ऐसे हमें बताना है कि यहाँ पर जीरो की संख्या अंत में कितनी आएगी। तो हमेशा मैं आपको बता दूं कि प्राकृतिक संख्याओं की कभी भी इस तरीके से गुणा हो लगातार 1 2 3 4 5 ऐसे करके प्राकृतिक संख्याओं की बात हो तो आप अंतिम संख्या उठानी है और उसके अंदर 5 का आपको क्या करना है, भाग देना है। ठीक है, ध्यान रखना, अंतिम संख्या उठानी है, 5 का भाग देना है। कितनी बार गया 200 बार। फिर ये भागफल आया ना, इस 200 को फिर उठाना है, अब भागफल में 5 का भाग देना है। कितनी बार गया 40 बार। फिर 40 में फिर भागफल को उठाते रहना है, 5 का भाग दिया, कितनी बार 8 बार। 8 में फिर 5 का भाग मैंने दिया, कितनी बार गया 1 बार। अब 1 का नहीं जाएगा, कितना बचे कितना नहीं बचे उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको तो ये देखना है कि लगातार जो आपका भागफल आ रहा है उसमें भाग देना कब तक, जब संख्या आपकी 5 से छोटी ना हो जाए तब तक। अब क्या करना है आपको कि यहाँ पर इन सबको जोड़ लेना है, इन सबको जोड़ लेना है। तो अब इन सबको अब मैं जोड़ूं तो कितना हो गया 249, कितना हो गया 249। तो यहां पर आंसर अपना बी ऑप्शन। क्या करना था, अंतिम संख्या में 5 का भाग, फिर लगातार भागफल में ही भाग देते रहना था, कब तक, जब भागफल 5 से छोटा ना हो जाए। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। अगर मान लो लगातार विषम संख्याओं का गुणनफल आ जाए, है ना, 5 ऐसे करके 7, और आपसे दे दे कि बताओ इसके अंत में जीरो की संख्या बताओ, तो इसके अंत में कोई जीरो नहीं होता, मतलब जीरो की संख्या कितनी होगी 0। ठीक है, जीरो की संख्या कितनी होगी 0, मतलब जीरो होंगे नहीं, क्योंकि जीरो हमेशा कब बनता है कि जब आपका कोई सम संख्या और सम संख्या इंटू अगर 5 हो तब भी कोई संख्या के अंत में क्या बनता है आपका जीरो बनता है, अदरवाइज जीरो नहीं बनता, या जीरो पहले ऑलरेडी कहीं जीरो हो तब बनता है। तो यहाँ विषम संख्याओं की बात करेंगे तो कोई लगातार मतलब 5 तो आएगा, लेकिन ना तो कोई जीरो आएगा और ना कोई ऐसी कोई सम संख्या आएगी ताकि अंत में कोई जीरो बना दे। तो अगर मान लो विषम संख्याओं के अंत, विषम संख्या गुणनफल के अंत में आपको शून्य की संख्या पूछे तो आप क्या कहोगे, इसके अंत में क्या होता है, शून्य होते हैं, मतलब होते ही नहीं। अगर बात आ जाए सम संख्याओं के अंत में, है ना, तो 2 4 6 ऐसे करके, जैसे मान लो 200 तक बोल दिया, तब आपको ध्यान में रखना है अब इसमें जीरो आएंगे, है ना। तो अब सम संख्याओं की बात होगी तो सोचो प्राकृतिक संख्या में सम और विषम दोनों थी, विषम में होता नहीं, सम में होता है, तो सबसे पहले अंतिम संख्या उठानी है इसको, और इस अंतिम संख्या में पहले 2 का भाग देना है। अब कितना आ गया 100, कितना आ गया 100, पहले किसका भाग देना है, सम संख्याओं का अगर केस आ जाए तो 2 का, कितना आ गया 100 आ गया। अब वो प्रोसेस हमने जो पहले किया था वो अब करना है ना, कि अब 100 में 5 का भाग देंगे कितनी बार, 20 बार, 20 में फिर 5 का देंगे कितनी बार, 4 बार। अब इनको हम जोड़ लेंगे, ठीक है, कितना आ गया 24, है ना। तो इस तरीके से तो सम संख्याओं केस आए तो पहले 2 का भाग देना है, फिर यहां पर जो आया ना भागफल, अब इसमें 5 का देना है हमें, ठीक है, लेकिन इसको जोड़ना नहीं है, जोड़ेगा 5 का जो भाग देंगे वही संख्या आपकी जुड़ेगी। ठीक है, क्लियर है, आगे चलो। 20 से 80 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती है। अब अभाज्य संख्या 1 से अगर बात करें 25 तक, 1 से अगर मैं बात करूं 100 तक, ठीक है, अगर मैं 1 से 100 तक अभाज्य संख्याओं की बात करूं तो टोटल कितनी होती है आपकी 25 होती है। ठीक है, अब इनमें भी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है, आप इसको इस तरीके से ध्यान में रख सकते हो कि 44 223 और 223 21, 44 223 और 223 21, आप देख लीजिए। अब ये किसको इंडिकेट कर रहा है, ये पहले 1 से लेके 10 तक को, ये किसको कर रहा है 11 से लेके 20 तक को, है ना। तो मतलब कितने हो गए 8 9 10 11 12 13 14 15, तो आप कह सकते हो 15 तो होती है 50 तक, ठीक है, ये 41 से क्या आ जाएगा 50, 50 तक 15 होती है, बाकी जो बची है वो आपकी देख लेना कितनी आ जाएगी टोटल 10। तो 51 से लेकर ये आपका 51 से 60 में 2 आएगी, इस तरीके से लास्ट में चलेंगे तो 91 से 100 में एक की संख्या आती है, वो भी कितनी आती है 97। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा कि 51 से 100 तक बात करूं तो 10 आती है, 1 से अगर मैं 50 तक बात करूं तो 15 आती है, और 1 से 100 में टोटल कितनी आ जाती है 25 आ जाती है। ठीक है, अब ये करा 20 से 80 तक, तो सोचो 20 से 80, तो 20 तो खुद होता नहीं, तो 20 से 80 की मैं बात करूं तो मेरा यहां से कैलकुलेशन बैठेगी 20 से 80, तो ये तो हो गया 50, ये हो गया 60 तक, ये 70 तक, ये 80 तक, इसका मतलब इनको जोड़ना है, तो ये कितनी होगी 7 और 7 कितनी होगी 14, तो 7 + 7 कितनी आ जाएगी 14,
तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, बी। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ठीक है, अभाज्य वो भी कौन सी, छोटी, ठीक है। तो सबसे छोटी यानी स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा, 2, उसके बाद में 3, फिर 5, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। 9 नहीं होगा, इसके बाद में क्या आएगा, 11, ऐसे। मतलब अभाज्य संख्या वो संख्या है जिसके टुकड़े पॉसिबल ना हो। क्लियर है। तो अभाज्य संख्या सबसे छोटी और एकमात्र सम संख्या, बाकी सभी अभाज्य संख्या क्या होती है, विषम होती है। एकमात्र सम संख्या, ठीक है, एकमात्र सम अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। इस चीज को ध्यान में रखना है। क्लियर है आपको यहां तक। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि भाई 1 से 10 के बीच में 4 संख्याएं होती है, 11 से 20 के बीच में 4 होती है ना, 21 से 30 के बीच में 2 होती है। तो इस तरीके से इनको आप याद कर सकते हो अगर डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आए। अदरवाइज हम ऐसी संख्याएं जिनको विभाजित ना किया जा सके वो अभाज्य संख्याएं कहलाती है। और इस तरीके से आपको देख लेना कि कौन सी संख्या जिसमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है। अभाज्य संख्याएं वो होती है जिनमें खुद का ही भाग जाता है, दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता, और एक का तो देखो सब में ही जाता है ना। तो ये चीज ध्यान में रखना कि वो संख्याएं जिसमें एक का या खुद का भाग जाए वो अभाज्य होती है, अन्य संख्या का भाग ना जाए। और जिसमें एक या खुद के अलावा किसी और संख्या का भाग जाए तो वो भाज्य संख्याएं कहलाती है, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना है। अब देखिए यहां पर बोला गया कि 3200 इनके मतलब इनका योग है, इनके अंत में शून्य की संख्या। सोचो मैं आपको कहूँ 10 + 100, इनके बीच में शून्य की संख्या, आपको सर 1 0 ये 2 0 ये तो 3 0 हो गए सर, अंत में 3 0 आएंगे। ऐसा नहीं है, आप इनको जोड़ के देखो, ये 110 आ जाएगा। तो अंत में जीरो की संख्या कितनी हुई, 1। मतलब जिसमें अगर योग करते हैं ना तो जिसके लास्ट में सबसे कम जीरो है वही हमारा आंसर होता है। तो देखिए सब हम इसका योग कर रहे हैं, तो योग कर रहे हैं तो यहाँ पर कम जीरो किसके बीच में, यहाँ पर देखो ये 3200, तो यहाँ पर 2 ही जीरो है ना। तो इसका मतलब हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर ये चीज गुणा होती, मान लो अगर इसी को मैं गुणा करता 10 × 100 करता तो ये फिर 1000 हो जाता। तो गुणा के अंदर जीरो फिर बाद में जुड़ जाते हैं, सबके जीरो जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पर कितने हो जाते, 3। तो इनका अगर गुणा होता तो मैं यहाँ पर ये जोड़ लेता 3, और फिर कितने हो गए, 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 जीरो तो ये हो गए, और प्लस में अब देख लेते 5। तो 15 में 15 के टुकड़े 3 × 5, एक 5 यहाँ निकल कर आ गया, और 5 कहीं नहीं निकलेगा। तो 5 का किसी भी सम संख्या के साथ में गुणा होगा ना तो एक जीरो और निकल जाएगा। तो हम कह सकते हैं 15 पहले थे, यानी गुणा करने पर कितने जीरो हो जाएंगे, 16, है ना। तो लेकिन यहाँ पर गुणा नहीं हो रहा, यहाँ पर योग हो रहा है। तो योग के अंदर जो सबसे कम जीरो जिसमें होते हैं वही हमारा आंसर होता है। क्लियर है। अब देखिए, अब बात आ रही है इकाई अंक की, है ना, कि इनके गुणनफल के अंत में इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक का मतलब है भाई जैसे 22 है, 23 है और 24 है, इनको मैं गुणा करूं तो इकाई का अंक, मतलब इनका जो भी गुणा होगा ना इनमें इकाई का अंक है। जैसे मैं कहूं 6 × 5, इनके गुणनफल में इकाई का अंक, तो 6 × 5 होता है 30। 30 में इकाई का अंक ये वाला क्या है, 0। तो ऐसे ही इनका निकालना है। तो सबको तो गुणा कर नहीं सकते, तब आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इनके इकाई वाले अंक उठा लो। तो मैंने देखा 2 3 और 4, तो 2 × 3 × 4 इनको किया तो 2 × 3 6, 6 × 4 24। तो यहाँ पर कितना आ गया, 24। तो इकाई का अंक कितना हो गया, 4। इसी तरीके से इनको हम देखें, एक चीज ध्यान में रखना, कभी भी सम संख्या और 5 का गुणा हो जाए तो इकाई अंक हमेशा क्या आता है, 0 आता है। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बहुत बार इसी टाइप का पूछा जाता है, ध्यान में रखें। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, देखो इसका इकाई अंक 5 है, और ये आगे इकाई अंक क्या है, सम है, और सम तो बहुत सारे हैं। देखो सम में मतलब 2-3 सम मिल गए, तो 5 का जो ही किसी सम संख्या के साथ में गुणा होगा, गुणा होते क्या बना देगा, 0। तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है, ये ध्यान में रखना है आपको। जैसे मान लो इसके इकाई अंक अगर मैं लूं, है ना, तो इसके इकाई अंक की अगर बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे कि इस तरीके से हमारे पास में क्या आएगा, जैसे 101 का 1, इसका 3, इसका 5। देखो इकाई अंक की बात हो रही है तो इकाई का अंक ही उठाना है और कुछ नहीं करना। 5, इसका 6, इसका 7 और इसका 8। मैं इनको गुणा करता हूँ, 1 × 3 × 5 × 6 × 7 × 8, ठीक है। इसको गुणा किया तो मैंने 3, फिर इसका इसके साथ में किया तो कितना आ गया, 15। फिर 15 का 5 और 6 गुणा किया तो कितना आ गया, 30। 30 का 0 0 और 7 गुणा करेंगे तो 0। 0 का किसी के साथ में गुणा कर लो, 0। तो लास्ट में इकाई अंक आपका क्या आ जाएगा, 0। ठीक है।
तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, इकाई अंक का कुछ भी आ जाए तो कर सकते हैं ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम ऐसा ही है। अब देखिए, अब आ गया पावर वाला। अब पावर वाले में इकाई का स्थान कैसे फाइंड आउट करेंगे, यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे? तो आपको सिंपल सा एक फंडा ध्यान में रखना है कि जो भी घात दी हुई होती है ना, घात के अंदर 4 का भाग देना है। किसका भाग देना है? 4 का। 4 का भाग दोगे तो एक तो बचेगा शेष। अगर शेष जितना भी बचता है ना उसको घात बना देना। क्या बना देना? घात बना देना। ठीक है, जितना शेष बच रहा है उसको घात बना देना। किसकी? इकाई अंक की। इकाई अंक की घात बना देना। अगर बच्चे 0 मतलब पूरा पूरा भाग जाए, है ना भाई, पूरा पूरा भाग जाए। ठीक है, अगर पूरा पूरा इसमें भाग जाता है तो आप घात कितनी रख देना? 4। घात 4 रख देना। ठीक है, 4 रख देना। ठीक है, ये रखनी किसकी है? इकाई अंक की रखनी है और किसी की नहीं रखनी है। हम इकाई अंक निकाल रहे हैं तो इकाई अंक से काम में लेंगे और हमें किसी से कोई मतलब नहीं है ना। तो अब देखिए, यहां पर इकाई अंक कितना है? 7। ठीक है, अब इसके अंदर मैं 4 का भाग दूं तो 4 की प्रॉपर्टी होती है अंतिम 2 अंक में भाग देना होता है, जितना बचे ना वही आपका आंसर होता है। अंतिम 2 अंक में भाग दूं तो यहां पर ये जाएगा 96 तक। कितना बचा आपका? 3, है ना। तो इसमें 1999 में 4 का भाग देंगे तो 3 बचेगा। तो 7 की पावर हम कितनी रख देंगे? 3। ठीक है, प्लस जो बीच में साइन है ना वो वैसे ही साइन रखने हैं। अब एक की इकाई अंक अगर 0, 1, 5 या 6 हो और इनकी चाहे कितनी भी पावर हो, इकाई अंक हमेशा क्या आएगा? सेम आएगा। तो 1 की पावर कितनी भी रख दो, इकाई अंक आपका क्या आएगा? 1 ही आएगा। ठीक है, माइनस वापिस 7 की पावर कितनी हो गई? 3 हो गई। ठीक है, अब देखो, अब हम इसको कैसे सोल्व करें। आपको पता है 7 की पावर 3 343 होता है। 343 का हम कितना रख देंगे? 3। ठीक है भाई, 7 की पावर 3 अगर हम करें ना तो यहाँ पर कितना आता है? 343 आता है। ठीक है, ये प्लस का 1 है, माइनस फिर कितना आ गया? 343 आ गया, है ना। तो हमें इकाई अंक उठाना है तो ये देखो, ये प्लस का ही है तो 3 और 1, तो 3 + 1, इसका उठा लेंगे 3, तो माइनस का 3, 3 से 3 कट गया, आपका इकाई अंक कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है कि कोई भी घात है उसके अंदर आप भाग दोगे किसका? 4 का, तो शेष बचे ना, वो शेष उसकी इकाई अंक की घात बना देना। दूसरा, अगर पूरा पूरा भाग जाए मतलब शेष कितना बचे? 0, मतलब शेष है वो आपका कितना बचे? 0। तो आप उसको इकाई अंक की घात कितनी रख दोगे? 4 रख देना। ठीक है, और अगर मान लो डायरेक्ट ध्यान में रखना 0, 1, 5, 6 अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक आ जाए, इसकी कितनी भी पावर हो, हमेशा इकाई अंक क्या रहेगा? सेम। जैसे मैं कहूँ 256 की पावर 1024, है ना, प्लस 351 की पावर कितनी है? 1025, है ना। तो इसमें 4 जोड़ का भाग देने की जरूरत नहीं है। आप सीधा देखो, 6 इकाई अंक है, 1 इकाई अंक है, कुछ भी कर लो, आपका क्या आएगा? 6 ही आएगा। और इसका कितना आएगा? 1 आएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी तरीके से, आपने देखा 1 की पावर कितनी भी हो, इकाई अंक क्या आएगा आपका? 1 ही आएगा। ठीक है, इसमें 1 की पावर 29 है, कोई दिक्कत नहीं, 1 ही आएगा। 6 की पावर 100 है तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 5 की पावर कितनी हो? 5 आ जाएगा। 6 की पावर यहाँ पर कितनी हो, इकाई अंक देखना है अपने को सिर्फ, तो इकाई अंक की पावर 6 की पावर 4 है तो कोई दिक्कत नहीं, 6 आ जाएगा। और आगे कितना है? 9। इस आगे वाले का 259 का कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए प्लस सॉरी, ये आपका कटेगा नहीं। अब देखिए 1 और 1 2, 2 5 कितने हो गए? 7। 7 और 9 कितने हो गए आपके? 16। ठीक है, मैं इसको आगे सोल्व करूं तो प्लस प्लस के जोड़ दो, कितने आगे? 16। माइनस माइनस के कितने हो गए? माइनस के 12। यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास में? 16 ही आ रहे हैं ना। 2 5 7, 7 और 9 16, 16 माइनस 12 कितना आ जाएगा? 4। तो हमारा इकाई अंक कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, यानी बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ध्यान में रखना है। अब देखिए ये क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार के लिए ध्यान में रखना, किसी भी शिफ्ट में किसी भी डे पूछा जा सकता है। 2 की पावर 18/9, है ना। इससे पहले मैं एक एग्जांपल देता हूं, 3 की पावर 5/2 का शेष कितना होगा। आपको क्या करना है, यहां पर ये जो संख्या है ना, यहां घात को छोड़ दो, इसको देखो, ये 2 से कितना ज्यादा? 1 ज्यादा है ना। तो आपको इसमें भाग देना है। इसमें आपने भाग दिया तो आपने यहां पर देखा कि यहां पर कितना आ गया भाई, इसमें कितना बचेगा? 1 बचाना।
इसकी जो घात है ना वो इसकी घात बना दो, जो बच्चा है ना उसकी घात बना दो। कितनी बन गई 5। 1 की पावर 5 कितनी होती है, 1 ही आता है। इसका शेषफल कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब 3 को 5 बार गुणा करके 2 का भाग दोगे तो शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। इसी तरीके से 5 की पावर में 18/4 कर दूं, है ना, तो आपको तो क्या देखना है, सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है, 5। 5 में 4 का मैंने भाग दिया तो बचा कितना आपको सर, 1 बचा। तो 1 की पावर 18 बना दो, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है। अगर मान लो ऐसा आ जाए क्वेश्चन में कि जैसे मान लो 4 की पावर 17 हो गई और बट्टे में कर दिया 5। ठीक है। अब आप कहोगे सर अब क्या करें, तो आपको तो 4 को देखना है। 4 में 5 का भाग दोगे तो जाएगा नहीं, 0 बार जाएगा, तो 4 का 4 ही बच जाएगा। ठीक है। एक दूसरा तरीका हमारे पास में क्या होता है, 4 को 4 ना मानो, इसको देखो कि ऐसा या तो 5 बन जाए या 5 का कोई मल्टीपल बन जाए, या 10 बन जाए, 15 बन जाए। तो हमने देखा ये 5 बन जाएगा। तो 5 बनने के लिए 4 को हमें कितने देने पड़ेंगे, 1 देना पड़ेगा। तो इसका मतलब हमारा जो है वो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। मतलब हमने इसको दिया है। अब इसको अगर मैं शेष पर लूं तो वापस इसकी पावर 17 आएगी, तो सेम क्वेश्चन बनता रहेगा, कोई मतलब नहीं है। तो हमने देखा कि हमारा जो शेष फल है वो नेगेटिव आ गया, है ना। मतलब 4 को 5 के कोई मल्टीपल या 5 जस्ट 4 से आगे वाली संख्या जो 5 से विभाजित, तो 5 बनाने के लिए हमें इसको 1 देना पड़ा। इसका मतलब ये हमें इसको दिया, इसलिए हमारा शेषफल माइनस में आ गया। तो माइनस का 1 आ गया, तो -1 की पावर 17 कर दो। अब माइनस की पावर अगर विषम हो, मतलब -1 को मैं 17 बार लिखूं तो हमेशा माइनस का ही आएगा। तो हमारा आंसर कितना आ गया, -1 शेषफल आ गया। शेषफल कभी माइनस में होता नहीं, तो आपको क्या करना है, शेषफल तो प्लस में होता है, तो माइनस का कभी भी आ जाए ना तो भाजक के अंदर इसको जोड़ देना है। भाजक और भाजक के अंदर इसको आप जोड़ देना है, प्लस का नेगेटिव जो शेषफल है उसको जोड़ देना है। तो भाजक कितना है हमारा 5, भाजक मतलब जिसका भाग दिया, नेगेटिव में कितना है -1, जोड़ेंगे तो ये -1 घट जाएगा इसमें से, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। अब आगे यहाँ पर हमने देखा, मैं वापस एक बार इसको रिपीट कर देता हूँ, है ना, हो सकता है थोड़ी वॉइस प्रॉब्लम हो गई हो। ठीक है। देखिए एग्जाम्पल हमने क्या लिया था, 2 की पावर मैंने अगर 20 की और 3 का भाग दिया, है ना, तो एक छोटा है। मतलब ऊपर वाली संख्या या तो एक बड़ी होगी या एक छोटी होगी, और जब भी छोटी होगी, एक छोटी होगी तो माइनस का शेष आएगा, अगर एक बड़ी होगी तो प्लस का शेष आएगा। प्लस का आए तो कोई दिक्कत नहीं है, जब माइनस का आ रहा है तो इसकी पावर हमने 20 बनाई, तो देखिए माइनस की पावर सम तो हमेशा प्लस आता है और माइनस की पावर विषम तो हमेशा क्या आता है, माइनस आता है। तो यहाँ पर माइनस की पावर सम है तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरीके से मैंने देखा यहाँ पर 5 की पावर 40 को 6 से भाग दूं तो शेष कितना आएगा, तो 6 से 1 छोटा है तो -1, और -1 की पावर 40 यानी माइनस की पावर सम का मतलब क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है। क्योंकि पता है आपको माइनस इंटू माइनस, माइनस 2 बार गुणा होते पर प्लस ही आता है। ठीक है। लेकिन माइनस इंटू माइनस हो जाता है तो ये हो गया प्लस,
और प्लस इंटू माइनस वापस क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है ना। तो ये वाला यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान में रखना आपको। अब देखिए यहाँ पर 5 की पावर 39/6 किया, तो 6 का मैंने जब भाग दिया इसके अंदर तो एक छोटा है, एक छोटा है मतलब -1 की यहाँ पर एक लेना पड़ेगा हमें, तो यहाँ पर शेष हमारा नेगेटिव आ गया, नेगेटिव की पावर 39, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा माइनस आ जाएगा। अब शेष माइनस में होता नहीं, तो पॉजिटिव शेष के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, भाजक यानी 6 के अंदर हमें इस एक को जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने का मतलब है ये घट जाएगा क्योंकि नेगेटिव नेचर का है, तो हमारा शेष कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमारा क्वेश्चन ये नहीं था, हमारा क्वेश्चन ये है 2 की पावर 18/9, 2 की पावर 18/9। अब 2 की पावर 18/9 इसको हम कैसे सोल्व करें, तो 2 की पावर 18/9। अब इनके बीच में मैंने क्या कहा था, या तो एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, लेकिन ये तो बहुत ऐसे अंतर हो गया, इनके बीच में 7 का अंतर हो गया। अब क्या करें, तो आप हमेशा ध्यान में रखना कि हमेशा कुछ न कुछ यहाँ पर एक ऐसा लॉजिक बनता है कि ऊपर वाली संख्या ना, जैसे 9 है तो या तो ऊपर 10 बनेगा या क्या बनेगा 8, इससे 9 से एक छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा। तो 2 का क्या करूं ताकि ये मतलब या तो 8 बन जाए या 10 बन जाए, तो 2 का 8 बन सकता है, 10 तो नहीं बन सकता। अब 2 की पावर 3 8 होता है ना, तो 2 की पावर 3, तो 18 में से 3 निकाल दिया तो ऊपर कितना बच गया 6, और बट्टे में क्या आ गया 9। अब ये एक्चुअल में इक्वेशन ये बन गया 8 की पावर 6/9। अब देखिए a की पावर x और होल पावर y हो तो a की पावर xy होता है, मतलब गुणा हो जाता है दोनों। ठीक है, अब मुझे 3 निकालना जरूरी था क्योंकि मुझे 9 के नजदीक कोई ऐसी संख्या बनानी है, तो ऐसी संख्या बनाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया कि 2 की पावर 3 8 होता है, तो 3 निकालूं 18 में से, तो बट यहाँ कितना आ जाएगा, बाहर 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखा ये 8 बन गया, 8 की पावर 6। अब देखो एक छोटा है, एक छोटा है तो शेष क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव 1 आ जाएगा, पावर 6 ऊपर क्या आपका सम है, तो इसका मतलब मेरा शेषफल कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो इस तरीके से हमने देखा। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहां पर देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 51 प्लस 67 की पावर 99 को अगर मैं 68 से भाग दूं तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, अब हमें अलग अलग देना है। पहले तो 51 में 68 का दो, 51 में 68 का दो, तो देखो 51 छोटा है 68 से, कितना छोटा है, 17 छोटा है, तो ये माइनस का 17 शेष आ गया। यहां देखिए कितना छोटा है, एक छोटा है, अगर इसका 68 का इसमें भाग दो, अलग अलग दे सकते हैं इसे, इसका इसमें भाग दो तो एक छोटा है, तो 1 की पावर कितनी होगी, 99। अब सिर्फ शेष वालों को ले लो आप इनको, तो हमने देखा कि माइनस का 17 और प्लस -1 की पावर कितनी है, 99। ठीक है, अब देखो माइनस का 17 और माइनस की पावर ऊपर कितनी है आपकी विषम है, तो ये भी माइनस का ही आएगा। अब हमारे पास में क्या आ गया, माइनस का 18 आ गया। अब माइनस में कभी होता नहीं, शेष होता है प्लस में, तो हम क्या करेंगे, भाजक के अंदर इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने का मतलब ये घट जाएगा, तो हमारा शेष कितना आ जाएगा, 50। ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर। तो बहुत ही अच्छा है, ऐसे अलग अलग करके हम इसको भाग दे सकते हैं, ध्यान में रखना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यदि एक संख्या को 36 से भाग दिया जाए, देखो समझना, एक संख्या को 36 से भाग दिया जाए तो शेषफल इतना प्राप्त होता है। यदि उस संख्या के घन को, घन मतलब क्यूब, उसके क्यूब को अगर मैं 12 से भाग दूं, समझ रहे हो, उसी संख्या के क्यूब को 12 से भाग दूं तो शेषफल क्या होगा, ये आपको बताना। अब संख्या नहीं पता, वी डोंट नो कि वो संख्या क्या है ना। तो बताओ इस केस में हम क्या करें, कैसे करेंगे। तो मैं एक चीज बताता हूं आपको, मैं कहूं कि यदि एक संख्या को मैं 15 से भाग दूं, ठीक है, 15 से अगर मैं भाग दूं और भाग देने पर मेरा शेष क्या आता है, 7 आता है। ठीक है, यदि उस संख्या को 5 से भाग दूं, उसी संख्या को, तो मेरा शेष क्या होगा, है ना, तो रिमाइंडर क्या होगा। तो आप एक चीज ध्यान में रखना है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप हमेशा एक चीज चेक करोगे कि पहले भाजक क्या था आपका, 15 था, बाद में भाजक आपका क्या है, बाद में भाजक आपका क्या है, 5 है। तो पहले देखो कि दूसरे भाजक का पहले में भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर जा रहा है तो आगे बढ़ो, तो जा रहा है तब आपको क्या करना है, डायरेक्ट इसके अंदर भाग दे देना है। जो शेष आया था ना जो पहला, उसके अंदर भाग दे दो 5 का। तो 7 के अंदर अगर मैं 5 का भाग दूं तो शेष मेरे पास में कितना निकल कर आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर आपको कहे उस संख्या के वर्ग, अगर इसी क्वेश्चन को वैसे बोलता, उस संख्या के वर्ग, उस संख्या के वर्ग को 5 से भाग देने पर, वर्ग को
5 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, है ना। तो हमें तो यही चेक करना है कि वापस 5 का अगर 15 में भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, जा रहा है। जब जा रहा है तो हम क्या करेंगे, अब शेष में भाग देंगे, है ना। लेकिन यहां क्या बोला, संख्या के वर्ग को 5 से भाग देने पर, तो हम क्या करेंगे, शेषफल का भी वर्ग कर देंगे। ठीक है, जो संख्या के साथ में हाल हो रहा है हम वो शेषफल के साथ में कर देंगे और फिर 5 का भाग देंगे। तो 7 का स्क्वायर 49, 49 में हम 5 का भाग देंगे तो यहां पर शेष हमारा कितना आ रहा है, 4 आ जाएगा। क्लियर है, ऐसे ध्यान में रखना है। तो यहां पर देखो संख्या को 36 से भाग देने पर 23 आ रहा है, तो उस संख्या के घन को 12 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। तो सोचो जब मैंने 36 से भाग दिया, 36 से भाग देने पर शेष कितना आ रहा है, 23 आ रहा है। ठीक है, राइट। अगर मैं उसको 12 से भाग दूं तो 12 मतलब उस संख्या के घन को, ठीक है, संख्या के घन को 12 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो पहले तो ये चेक करो कि इसके अंदर 12 का भाग जाता है कि नहीं जाता है, तो जाता है। तो जाता है तो आप क्या करो, अब शेषफल का क्यूब कर दो। ठीक है, शेष का क्या कर देंगे, क्यूब, शेष का क्यूब कर देंगे। भाई भाग इसका दूसरे भाजक का पहले में जा रहा है ना, तब हम आगे बढ़ेंगे कि शेष का भी हम क्या कर देंगे, घन कर देंगे, क्यूब कर देंगे, फिर 12 का भाग देंगे। अब शेष तो बड़ी संख्या 23 है, तो 23 का मतलब 3 बार लिख देंगे, क्यूब का मतलब 3 बार लिख देंगे, बट्टे में क्या कर देंगे 12, है ना। अब देखो, अब वो पीछे वाला कंसेप्ट यहां पर फिर काम आएगा। 12 का भाग दूं तो 12 बार, फिर 11 शेष बच रहा है, फिर 11 इंटू 11 इंटू फिर 11 करूं तो फिर बड़ा हो जाएगा। तो देखा 12 का एक मल्टीपल है 24, तो 23 से एक ज्यादा है, तो इसका मतलब यहां शेष -1, यहां भी एक -1, यहां भी एक -1। तो हमने देखा कि ये कितना हो गया, -1 इंटू -1 इंटू -1, तो मेरा शेष आ गया -1। अब माइनस में शेष होता नहीं, तो मैं क्या करूंगा, भाजक के अंदर -1 को ऐड कर दूंगा, है ना। तो ऐड कर दूंगा तो मेरा शेष कितना आ जाएगा, 11। ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है, तो ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है वो चीज आप देखना, कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे, देखिए दो चीज यहां पर दी गई है। ठीक है, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4, 5, 6 से उत्तरोत्तर भाग देने पर, उत्तरोत्तर का मतलब सक्सेसिव नेचर में, लगातार क्रमागत रूप से भाग देने पर शेषफल ये प्राप्त होता है। ठीक है, पहले तो इतने क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहां पर देखो, आपको करना क्या है, इसको इस फॉर्मेट में आप इसको लिखोगे। ठीक है, कैसे लिखना है आपको, यहां पर कि ऐसे 2 कॉलम बना लोगे। क्लियर है, यहां पर आपको क्या लिखना है, भाजक जो आपने यहां पर दिए हुए हैं कि 4 से, 5 से और 6 से भाग दे रहे हैं। ठीक है, यहां पर आपका क्या आ जाएगा, भाज्य, मतलब जो संख्या है वो। क्लियर है, और यहां पर आपका साइड में जो नीचे की तरफ है, यहां पर आप क्या लिखोगे, शेषफल, ऐसे। क्लियर है, यहां आप क्या लिखोगे, भाजक। अब क्या करना है, वो संख्या ज्ञात करनी है, न्यूनतम संख्या, और न्यूनतम संख्या आपसे पूछेगा, ध्यान में रखना, आप लोगों से न्यूनतम ही पूछेगा। तो आपको क्या करना है, सबसे नीचे वाले को 1 मान लो। न्यूनतम का मतलब कम से कम एक बार का भाग जाए, तो 1 मान लो। 1 मानो, सोचो ये भाजक है और यहां पर ये लगातार नीचे ना ये भागफल आता रहता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जैसे मान लो मैं आपको कहूं कि जैसे आपको भाग देना है, कोई संख्या ले लो, फॉर एग्जाम्पल 125 को भाग देना है क्रमागत रूप से 3 और 5 से, तो क्रमागत शेष क्या होंगे। तो सोचो ये भाजक है, 3 का मैं भाग दूं तो इसमें कितनी बार गया, 4 बार, फिर गया 1 बार, तो शेष यानी रिमाइंडर यहां पर आपका कितना आ जाएगा। तो सोचो ये आपका 4 बार गया, फिर 1 बार, तो रिमाइंडर कितना बचा, 2 बचा। ठीक है, अब किसका देंगे, 1 बार इसका चला गया, अब 5 का देंगे तो 8 बार चला गया, बचा कितना, 1 बचा। तो क्रमागत रूप से 3 और 5 से भाग देने पर क्रमागत शेष हमारे पास में कितना है, 2 और 1 आए। तो हमने देखा ये क्या लिख रहे हैं, हम यहां पर क्या लिख रहे हैं, भागफल लिख रहे हैं। इसका इस संख्या में भाग दिया तो ये भागफल, ये शेषफल। ठीक है, तो हमेशा ध्यान में रखना, जो भाज्य जो आता है, जो संख्या जो आती है, जो डिवाइडेंड आता है, वो क्या होता है, भाजक इंटू भागफल
और प्लस में आपका क्या आ जाता है, शेषफल। क्लियर है? तो इस तरीके से तो हमने क्या किया कि यहां पर अब मैं इसको वापस करूं, देखो 8 यानी ये क्या आपका भागफल, भागफल इंटू भाजक, 8 इंटू 5 40, 40 शेषफल 41, इसको मैं यहां लिख दूं, फिर इसको करूं, फिर ये जोड़ूं, फिर यहां लिख दूं, है ना। तो सेम इसी पैटर्न को हम यहां पर फॉलो करेंगे। तो 1 का अब शेषफल कितने, 2, 1 और 1, इसका इसके साथ में गुणा, तो 6 इंटू 1 यानी भाजक इंटू भागफल, 6 इंटू 1 6 प्लस 1, ये आपको जोड़ देना है, कितना आ गया 7, 7 यहां पर, 7 इंटू 5 35 और प्लस 1, इनका गुणा इसको जोड़ना है, 35 और 1 कितना हो गया आपका 36, ठीक है। 36 इंटू 4, ठीक है, तो 24 भी 144 और 2 कितना आ गया 146, तो सब वो न्यूनतम संख्या हमारे पास में 146 आ गई, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि यदि भाजकों का क्रम बदल दिया जाए तो क्रमागत शेष आपके क्या होंगे, तो सोचो वो संख्या 146 है और भाजकों का क्रम बदल देने का मतलब है अभी यहां पर शेष आएंगे। भाजकों का क्रम बदल देने का मतलब यह है कि क्रम चेंज कर दें, पहले हम 4 5 6 से दे रहे थे, अब 6 5 4 से देंगे, उल्टा देंगे, 6 से पहले, फिर 5 से, फिर 4 से, 6 फिर 5 फिर 4। जब 6 का दिया मैंने भाग तो यहां पर 2 बार गया, फिर 26, तो 26 में कितने गया 4 बार, तो यहां मेरे पास में कितना आ गया 2। अब 5 का मैंने इसके अंदर दिया तो 5 का कितनी बार गया, देखो 4 बार गया, 4 पंजे 20, है ना, बचा कितना आपका 4। 4 का इसके अंदर दिया, पूरा पूरा गया, बचा कितना 0, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब सॉरी कितना गया, यहाँ पर 1 बचा, 1 बार गया, शेषफल कितना बचा 0। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारे पास में जो क्रमागत शेषफल है 2 4 0, 2 4 और 0, तो यहाँ पर देखो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर। तो इस तरीके से दोस्तों हमने इस पार्ट में काफी अच्छे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में जाने से पहले आप लोग इस वीडियो को एक बार जरूर देख के जाएं और मैं इस चीज़ में ज़रूर विश्वास दिलाता हूं कि आपको 101% इसका फ़ायदा होगा, एग्जाम में इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। और अगर आपको अच्छा लगा तो और भी दोस्तों को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और भी दोस्तों के साथ में या जितने भी आपके ग्रुप हैं उनमें मैक्सिमम संख्या में शेयर करें ताकि और लोगों को भी इसका फ़ायदा पहुँचे। और इसकी PDF के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं जो कि यहाँ पर दिया गया मैथ्स बाय रामनिवास सर, वहाँ पर आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी, उसके द्वारा भी आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। मुझे कोई दिक्कत है आपको मैथ्स और रीजनिंग में तो मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हो, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।